नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नई दिल्ली से। बहुत ही शानदार तेज़ी और मोमेंटम आप आज जून के पहले दिन एक्सपायरी में देख रहे हैं। बाजार में एक रिकॉर्ड हाई आपको निफ्टी पर लगता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 460 के आसपास आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 125 अंक ऊपर, दिन का उच्चतम लेवल। बैंक निफ्टी में आप लगभग 131 अंक की तेज़ी देख रहे हैं, 35,230 के आसपास। बढ़िया मोमेंटम चौतरफा। निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स आपको चहकता हुआ दिखेगा और निफ्टी के एनर्जी इंडेक्स में भी आप शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। ये दो इंडिसेस हैं जो आपको बहुत ही गहरे हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं कमाई के अड्डे में और पूछते हैं कुमार साहब की कहाँ नज़र है, निफ्टी पर या बैंक निफ्टी पर? जी हाँ शैल जी, निगाहें तो एक बार फिर से अगर आप देखें रिलायंस के और साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक पे रहेंगी। कोटक एग्जैक्टली क्रिटिकल रेंज से बाहर निकल के आया था। कोटक में दमखम बहुत बाकी है। पहले इंडेक्स को अगर आप देखें यहाँ पे देख लेते हैं शैल जी। सुबह मैंने एक बात की थी कि 15,400 की कॉल को होल्ड करना है या एग्जिट करना है, ये 2 बजे तय करूंगा। पहली चीज़, पहला व्यू, उस कॉल ऑप्शन को होल्ड करना है। 15,400 की कॉल ऑप्शन को होल्ड करना है, फ्यूचर्स को होल्ड करना है और कोई नई कॉल नहीं लेनी है शैल जी, कैरी करना है लॉन्ग्स को। क्योंकि मेरे को ड्यूरिंग द क्लोजिंग यानी अगले 90 मिनटों में और मंडे के लिए एक अच्छे लेवल्स नज़र आते हैं। मेरा पहला स्विंग टारगेट होगा 540 का ऑन द हायर साइड, 540,550। तो इसीलिए वो कॉल ऑप्शंस और फ्यूचर्स को होल्ड करना है। दूसरी बात, निफ्टी बैंक में क्लोजिंग के वक्त बहुत क्रिटिकल रहेगा 34,750, इसके ऊपर जब तक है स्टे लॉन्ग। और क्लोजिंग के वक्त शैल जी अगर स्क्रीन पर 35,550 दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोटक महिंद्रा बैंक पे मेरी खास निगाहें हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली में अनलॉक होने की खबरें आ रही हैं उसके चलते अगर आप देखें दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फिर बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फिर बढ़ेगी। तो मैं 2 स्टॉक्स पर नजर रखूंगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जो एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, इन 2 स्टॉक्स पर नजर रखूंगा। एक शैल जी आपकी निगाहें कहाँ रहेंगी? अभी आपने बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल स्मॉल कैप वर्सेज एक लार्ज कैप कंपैरिजन का दिया था। ये बताइए आपकी निगाहें कहाँ पर होंगी? उसके बाद चलते हैं आज के मेहमानों से मिलेंगे जो कि देश के विभिन्न स्थलों से आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शैल जी। तो वीरेंद्र जी, हम लोग तो चर्चा करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से मिड कैप इंजीनियरिंग स्टॉक्स की। आप ध्यान दीजिए और डायरेक्टर साहब लेके आएंगे स्क्रीन पर एलेकॉन इंजीनियरिंग का चार्ट। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे 100 रुपये के आसपास से और इंट्राडे हाई इस काउंटर ने आपको लगा के देखा आज 120। वॉल्यूम तो देखते ही बनती है आपके सामने, 92 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बढ़िया नगीने हम लोग आपको ढूंढ के देंगे जहाँ पर डीप वैल्यू है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आपको होते हुए दिख रहे हैं। एलेकॉन इंजीनियरिंग पर एक्चुअली 12 साल का आप एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ ओपनिंग अप ट्रेड बहुत बढ़िया तरीके से आपको खुलता हुआ दिख रहा है। मेरा ध्यान और रुझान अब रिटेलर्स पर है, यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जुड़ते हैं अपने मेहमान श्री नीलेश शाह साहब से। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक एसेट म्यूचुअल फंड के और बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले 3 दशक से बाज़ार को ट्रैक कर रहे हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया तरीके से आप देखिए आज जून की एक्सपायरी में निफ्टी ने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाया है। बताइए यहाँ से किस तरीके से आप बाज़ार को और उभरते हुए देखते हैं कोविड के इस गिरते हुए संक्रमण से? सही जी, मेरे हिसाब से मार्केट इस वक्त 3 महीने के पेन को इग्नोर करके 10-15 साल के गेन के ऊपर फोकस कर रहा है। जून 2021 क्वार्टरली रिजल्ट्स कोविड-19 से इम्पैक्टेड रहेंगे, उसमें कोई दो राह नहीं है कि जो लॉकडाउन्स हमने अनाउंस किए हैं रीजनल लेवल पे, उससे बिजनेस एक्टिविटी पे थोड़ी इफेक्ट आएगी। बट जैसे जैसे कोविड के एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे मार्केट को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि धीरे धीरे करके जैसे यूएस, इजराइल और यूके में इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल हो रही है, वैसे ही भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल होगी और उस कॉन्फिडेंस के ऊपर, उस
धारणा के ऊपर मार्केट आज यहाँ पे खड़ा है। तो शाह साहब ये बताइए कि ये जो ओपनिंग अप ट्रेड आपके सामने खिलता हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम दिख रहा है रिटेलर्स में, नाम पर तो आप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आगे आने वाले 3 महीनों पर कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो इतने हज़ारों करोड़ रुपए का SIP आता है, कौन कौन से ऐसे 2 या 3 सेक्टर्स हैं जहां पर आप निशाना साधते हुए दिखेंगे लॉन्ग साइड पर? शैल भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही SIP की। क्लियरली SIP, एंड मैं 2 मिनट लेने चाहूंगा SIP के ऊपर। शैल भाई, SIP बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज है, बट बहुत ही कारगर चीज है, बहुत ही इफेक्टिव चीज है। जनवरी 2020 में अगर आप कोटक म्यूचुअल फंड की कोई भी इक्विटी स्कीम देखते तो ज्यादातर समय काल में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल SIP के रिटर्न डबल डिजिट में होते। ये किसी को भी एक ड्रीम कम ट्रू जैसा सिनारियो लग रहा था। मार्च 2020 में वही नाइटमेयर हो गया और सारे इक्विटी फंड्स में ज्यादातर शॉर्ट टर्म समय काल टू मीडियम टर्म समय काल 1 साल, 3 साल, 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिखने लगे। उस समय भी मैंने यही कहा था कि आप SIP चालू रखिए, जब नेगेटिव रिटर्न है तब तो SIP टॉप अप करने का समय आ गया है। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि अगर आप अप्रैल 21 या मई 21 के समय काल को देखें तो ज्यादातर कोटक इक्विटी स्कीम्स में ज्यादातर समय काल में डबल डिजिट रिटर्न वापस देखने को मिलेगा। जनवरी 20 से भी अधिक रिटर्न देखने को मिलेगा। तो SIP के थ्रू निवेश करिए, मार्केट के उतार चढ़ाव को SIP के थ्रू मैनेज करिए। हमें जो पैसा आ रहा है इस वक्त, उसको हम काफी बॉटम अप तरीके से निवेश कर रहे हैं। सेक्टरली देखें तो हमें होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर, होम इम्प्रूवमेंट थीम आज भी पसंद आ रही है। लोगों ने अपने घर बार कारपेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, आर्किटेक्ट के लिए बंद करके रखे थे कोविड समय काल में। जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होगी, लोग धड़ल्ले से अपने घर में मरम्मत कराएंगे या इम्प्रूवमेंट कराएंगे। और सारे क्षेत्र जो इस थीम से अड़े हैं, चाहे सीमेंट हो, प्लाईवुड हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, पेंट्स हो, टाइल्स हो, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो, ये सबको आने वाले 1.5-2 साल के लिए एक ग्रोथ मोमेंटम मिलेगा। दूसरा क्षेत्र जिसमें हम लोग निवेश इस वक्त कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल्स का है। शायद ये समय से थोड़ा आगे का निवेश है, बट हमें कॉन्फिडेंस है कि इसमें इसी समय आप क्वांटिटी बटोर पाएंगे विदाउट मच प्राइस इम्पैक्ट। पिछले 4-5 सालों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैकफुट पे खड़ा है, तो ये सारे कंपनीज ने बहुत कठिन समय गुजारा है। उन्होंने कॉस्ट कम की है, अपनी ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ाई है, वर्किंग कैपिटल कम किया है, एक्सपोर्ट्स मार्केट में उन्होंने काफी फोकस किया है। और अब धीरे धीरे ये कंपनीज उस मकाम पे पहुंची है जहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज इनकी फेवर में काम करेगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन होगी, जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे उनको नए ऑर्डर्स मिलना चालू होंगे और फिर ये ऑपरेटिंग लिवरेज उनके लिए उसी तरह का काम करेगा जैसा हमने कमोडिटी सेक्टर में देखा कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो होम इम्प्रूवमेंट थीम और इंडस्ट्रियल्स, ये 2 सेक्टर है जहां पे हमने एक ओवरवेट कॉल लेके रखा है। ओके नीलेश जी, एक और चीज़, अगर मैं लास्ट लॉकडाउन को देखूं और लास्ट जो अनलॉक प्रोसेस थी उसमें पेंटअप डिमांड एक सेक्टर में जो कि सबसे स्ट्रांग थी, और आई थिंक रूरल इंडिया का भी अगर आप देखें उसमें काफ़ी स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन था, वो था ऑटो, फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर डिवीज़न। इस बार आप देखिए ये अप्रैल मई काफ़ी हद तक ड्राई किया। अब जब ओपनिंग अप होगी तो आप ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे? और अभी भी अगर आप देखें ये स्टॉक्स अपने हिस्टोरिकल हाई से बहुत बड़ा डिफरेंशियल रेट ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस मारुति 10,000 के ऑल टाइम हाई के अगेंस्ट अगर आप 7,000 ट्रेड कर रहा है, आप ऑटो को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त, और ओपनिंग अप का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं आप इस पर? वीरेंद्र जी, पहले वेव में आपने
देखा था कि वो मोटा मोटा अर्बन सेंट्रिक था। रूरल में उसकी उतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी जितनी सेकेंड वेव में है। नाउ पहले वेव के सामने रूरल में आज वाइड स्प्रेड डिसीज नेगेटिव है, बट पॉजिटिव यह है कि एग्री कमोडिटीज के प्राइस अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई लेवल के ऊपर है। दूसरा, सरकार रूरल इकोनॉमी में मनरेगा के थ्रू, किसान सम्मान योजना के थ्रू कैश डाल रहा है, उसकी भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को अगर देखें पर से, तो उसमें इस वक्त रॉ मटेरियल शॉर्टेज दिख रही है, जैसे चिप्स है, और रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज जैसे स्टील प्राइस है, वो भी देखने को मिल रहा है। अब कौन से ऑटोमोबाइल कंपनीज इस प्राइस राइज को कस्टमर को पास कर पाएंगे, वो देखना है। दूसरी चीज ये भी है कि किस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल ऐसा है कि वो पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि कोविड-19 प्रभावित क्षेत्र और कोविड-19 अनअफेक्टेड सेक्टर दोनों में उसका माल जा सके। यह सारे पहलू को देखें तो इस वक्त ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम लोग थोड़े से अंडरवेट हैं। करेक्शन में प्रोबेबली न्यूट्रल वेट करने की कोशिश करेंगे, बट इस वक्त हम अगर एकदम सिंपल सी भाषा में कहें तो जो एंट्री लेवल कार है या टू व्हीलर जो रूरल क्षेत्र में है या एक्सपोर्ट क्षेत्र में है, उस टाइप की ऑटोमोबाइल कंपनीज को देख रहे हैं। जी शाह साहब, अक्सर आपकी और मेरी चर्चा पब्लिक सेक्टर स्पेस पर बहुत होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नहीं पूछ रहा, सिर्फ सेक्टर पर आपका रुझान मांगूंगा। और ये वाला स्टॉक जो था अब रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा। काफ़ी सारे जो छोटे मंझले PSU बैंक्स हैं वो अब आपको दौड़ते हुए दिख रहे हैं। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, आपने अक्सर ये बात कही है कि PSU बैंक्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स हैं, जब ये बहुत सस्ते हों इन्हें ख़रीद लीजिए और जब ये सस्ते हो जाएं तो आप इन्हें बेच दीजिए। अब आपके जहन में पिछले 3 दशक में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, इस लेवल पर क्या PSU बैंक्स अभी भी बहुत सस्ते हैं या फिर ये थोड़े सस्ते रह गए हैं? शैल भाई, PSU सेक्टर में पर से बहुत अच्छे आदमी काम करते हैं, बट उन्हें जो एनवायरनमेंट मिलता है वो अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप PSU बैंक में देखिए तो एवरेज बैंक एम्प्लॉय की सैलरी एवरेज प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय से ज़्यादा है, बट जब आप टॉप के PSU बैंक एम्प्लॉयज को देखें तो उन्हें एवरेज टॉप प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय से बहुत कम पगार मिलता है। अब ऐसे माहौल में आप कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे? दूसरी चीज है, अगर आप ज्यादातर PSU बैंक में देखें तो स्टाफ का रोटेशन चलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम है वह PSU बैंक में PSU सेक्टर में, PSU कंपनीज में कम मिलती है, और इसलिए उनके पास अच्छे से अच्छे असेट और अच्छे से अच्छे आदमी होने के बावजूद वो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जितना लेट्स से प्राइवेट सेक्टर करता है। मतलब एक अगर सिंपल भाषा में कहे तो प्राइवेट सेक्टर नॉर्मल रेस दौड़ता है और PSU सेक्टर को एक हर्डल रेस दौड़ना पड़ता है। ऑब्वियसली उस वजह से उनकी रफ्तार कम हो जाती है और वही चीज उनकी वैल्यूएशन में दिखती है। अब PSU बैंक्स को अगर देखें तो कुछ जो कॉर्पोरेट फोकस्ड PSU बैंक्स है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बड़ी बखूबी एब्जॉर्ब किया है, वह शायद इस वक्त निवेश के लिए योग्य है। बट बहुत सारे PSU बैंक जिसमें कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, जो मी टू टाइप के बैंक्स है, उनमें शायद इस समय निवेश करके ज्यादा पैसा बने, वो उम्मीद कम है। नीलेश जी, एक और चीज़, आज से 2 रोज़ पहले मैं और शैल जी बात कर रहे थे एक मैनेजमेंट से थर्मेक्स की। 4 रोज़ पहले किसी ऑटो कंपनी से बात हो रही थी, और इन दोनों ही, अगर आप देखें, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए मेटल्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, कॉस्ट कंपोनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। मेरा प्रश्न अल्टीमेटली अगर आप देखें मेटल्स पे ही है। नीलेश जी, आप मेटल्स की साइकिल को कैसे रीड कर रहे हैं बतौर इन्वेस्टर? अगर आप मेटल्स में बहुत पैसा बना चुके हैं, अच्छा पैसा बना चुके हैं,
तो अब आपको लॉजिकली प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी कमिटेड रहे मेटल्स पे? वीरेंद्र जी, शैल भाई को याद होगा, मैंने बहुत पहले कहा था और कई बार कहा है कि कमोडिटी क्षेत्र में जब शेयर वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो जाए, पी बहुत कम हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तब पी जब बहुत कम हो जाए, सस्ता हो जाए, तब उसे बेचने का समय है। बिकॉज जनरली उस समय पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा और कमोडिटी साइकिल टॉप पे होगी, इसलिए आपका पी रेशियो नीचे दिखेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब पी बहुत ज्यादा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब वो कमोडिटी स्टॉक्स लेने के लिए योग्य होंगे, बिकॉज कमोडिटी प्राइस नीचे होगी, इसलिए ये लोग लॉस कर रहे होंगे। सो ये कॉन्ट्रा प्ले है, जब वैल्यूएशन महंगा हो तब लेना है और जब वैल्यूएशन सस्ता हो तब बेचना है। एसेंशियली कमोडिटी एक साइकिल से चलती है। जब भाव बहुत कम होते हैं तो मार्जिनल प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, कंज्यूमर्स लोग उस सस्ते मेटल को दूसरी चीजों से रिप्लेस करना चालू करते हैं। एक तरफ डिमांड बढ़ती है, दूसरी तरफ सप्लाई घटता है, भाव ऊपर आ जाते हैं। जब भाव ऊपर आते हैं तो वही साइकिल रिवर्स हो जाती है, कंज्यूमर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं उस महंगे मेटल के सामने। जो मार्जिनल प्रोड्यूसर है वो फैक्ट्री चालू कर देता है, बिकॉज अब पैसा बन रहा है, सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होती है, साइकिल रिवर्स हो जाता है। सो कमोडिटी क्षेत्र में जब भी निवेश करिए तो यह समझ के निवेश करिए कि कमोडिटी एक साइकिल है, कभी ऊपर कभी नीचे। भारत की जो ज्यादातर कमोडिटी कंपनीज है उसमें एक और बखूबी है, बहुत सारी कंपनीज में बहुत ज्यादा डेट था और अब जैसे इनके कैश रजिस्टर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो डेट को, कर्जे को चुका रहे हैं। तो एक साइड से प्रॉफिट आ रहा है, दूसरे साइड से कर्जा कम हो रहा है, तो इक्विटी वैल्यू अपने आप बढ़ रही है। ओवरऑल कमोडिटी क्षेत्र में इस वक्त थोड़ा मोमेंटम जरूर लगता है, बट मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में आपको हमेशा इस चीज के लिए तैयार होना होगा कि साइकिल कभी भी रिवर्स हो सकती है। जी, तो अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है और शाह साहब ने बहुत कुछ ना कहकर भी मेटल्स के बारे में सब कुछ कह दिया। नीलेश जी, हमारे पास बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं जो इस बुल मार्केट में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोविड की समस्या इकोनॉमी को और बाज़ार को ओवरवेल्म कर लेगी। ऐसा हुआ नहीं। बुल मार्केट्स आपको हमेशा फल फलाते हुए तब दिखेंगे जब बहुत ही डीप सस्पिशन हो इकोनॉमी के बारे में। अब उन लोगों के लिए आपके पास क्या राय है कि 15,400 पर उनकी इकन्नी भी बाजार में नहीं है और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस शानदार तेजी में जो आपको सामने खुलती हुई दिख रही है? मैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास 3-4 ऑल्टरनेटिव है। एक, आप मार्केट से परे रहे और जिस दिन मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आएगा आप छाती ठोक के लोगों को बोल पाएंगे कि मेरा तो एक पैसा मार्केट में नहीं है, आज मार्केट गिरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट नेट नेट इससे आपका पैसा नहीं बनेगा, आपको साल में कुछ ही दिनों बोलने का मौका मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज अवॉइडेबल, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा बनाना जरूरी है। दूसरा रास्ता उनके लिए रामायण के कुंभकर्ण को फॉलो करने का। कुंभकर्ण 14 साल के लिए सो जाता था खाना खा के। सो आप निवेश करके अच्छी कंपनीज में, अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करके 14 साल के लिए उसे छोड़ दीजिए। 14 साल के बाद जब आप उठेंगे तो ये काफी बढ़ गया होगा। अब रामायण में भी कुंभकर्ण एक ही था, बाकी सब लोग हमारे आपके जैसे नॉर्मल आदमी थे। सो तीसरा रास्ता एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन फॉलो करने का। आज मार्केट फेयर वैल्यू के आसपास है, थोड़ा फेयर वैल्यू के ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि फेयर वैल्यू के आसपास है। सो एक न्यूट्रल वेट इक्विटी एलोकेशन आपको चलाना है। सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आने वाले 3-6 महीनों में आप पैसा लगा सकते हैं ताकि आप न्यूट्रल वेट पे पहुंच जाए। आपके निवेश करने के बाद अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो आप ओवरवेट हो सकते हैं और वहां से मार्केट और भाग जाता है और महंगा बन जाता है
तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर आप किनारे पे खड़े रहेंगे तो तूफानों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बट फिर आप हमेशा किनारे पे ही खड़े रहेंगे। बट किनारे से नैया में बैठ के चलना चालू करेंगे तो हो सकता है तूफान का सामना करना पड़े, एंड हो सकता है कि आप उस तूफान से पास करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। किनारे पे रहे उससे अच्छा बेहतर है कि तूफान का सामना करके अपनी मंजिल पर पहुंचे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शाह साहब, हमेशा की तरह आप इतनी बढ़िया और सटीक राय देते हैं और पिछले 3 सवा 3 दशक से आप बाज़ार में हैं। एक से एक बेहतरीन फंड्स कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शाह साहब मैनेज करते हैं और ओवरसी करते हैं। उनमें निवेश कीजिए, एसआईपी लगाइए और इस बाज़ार में जो कुरुक्षेत्र है उसमें आपको विजय मिलेगी अगर आप तोड़ तोड़ के पैसा लगाएं और लंबी अवधि के लिए लगाएं। 14 साल की राय आपको दे रहे हैं नीलेश शाह साहब। निफ्टी अभी आपके सामने 15,400 है और अगर आप 14 साल बाद देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पे जो पहला डिजिट है उसमें आपको फेरबदल होता हुआ दिखेगा। शाह साहब, जितनी भी आपसे बात की जाए समय हमेशा कम पड़ता है, लेकिन शो को आगे बढ़ाना है और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने समय निकाला और अपनी इतनी कीमती और इतनी अच्छी राय दी बाज़ार में इस आने वाली तेज़ी पर। आपका धन्यवाद। वीरेंद्र जी। जी हाँ, नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें एमएनएम के नंबर्स आते हुए और एबिटा मार्जिन अगर आप देखें करीब करीब 14.7% की रेंज में है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लेट्स कम विद रेवेन्यू 13,338 वर्सेस 12,906 की एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे। तो रेवेन्यू का आंकड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि एबिटा करीब करीब 1960 करोड़ रुपए का, यहाँ पे एबिटा की एक्सपेक्टेशन थी 1927 करोड़ रुपए की, लेकिन 2500 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब करीब 48 करोड़ का अगर आप देखिए मुनाफा है। एक मुश्त घाटा जो है करीब करीब 890 करोड़ रुपए का है। 3260 करोड़ के घाटे के मुकाबले 160 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे एक मुश्त अगर आप देखें तो यहाँ पे वन टाइम जो लॉस है वो करीब 890 करोड़ रुपए का। एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए। आई थिंक मैं अगर टॉप लाइन पे देखूं शैल जी और मार्जिन के फ्रंट्स पे देखूं, और चीज़ याद रखिएगा एक टैक्स एक्सपेंसेस का आंकड़ा भी है यहाँ पे, लेकिन मेरे को नंबर अगर आप देखें प्राइमा फेसिया शैल जी देखूँ तो ठीक लग रहे हैं, एटलीस्ट अगर आप देखें टॉप लाइन फ्रंट पे। और 824 जरा प्लीज एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए टिक बाय टिक। मेरे ख्याल से ये स्टॉक संभलता हुआ एक हल्का सा अगर आप देखें रिएक्शन आया था, यस। अब आप देखिए 827.40 पे। तो मेजर चीज़ जानते हैं यहाँ पे ये है कि आपको टॉप लाइन पे देखना है और एबिटा के फ्रंट पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। मार्जिन अगर आप देखें 14.7% रहे हैं वर्सेस आई थिंक 14.9 जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी। अब आप समझ सकते हैं कि इस क्वार्टर में अगर आप देखें जो कमोडिटीज प्रेशर था कितना था, उसके बावजूद अगर आप देखें 14.7 की ट्रैजेक्टरी में कोई बहुत बड़ा मेजर डाइवर्जेंस नहीं है। तो एमएनएम के फिगर पर आप देखें, आई थिंक मेरे को लगता है शायद बाजार थम सब देगा। और लीजिए बात करते करते स्टॉक जो है वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके फ्लो करता हुआ। एक काम करता हूं, मैं आपकी झट से बहुत कम समय में मुलाकात करा देता हूं आज के सीएनबीसी आवाज के पैनल से। याद रखिएगा देश के हर कोने से इस कार्यक्रम में एक मेहमान जुड़ेगा और मैं आपकी मुलाकात पूरे देश के इस कोने से हर मेहमान से कराऊंगा। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे कोलकाता से, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार सिंह होंगे पटना से, असित बरन पाती हमारे साथ जुड़ेंगे गुड़गांव से, चंदन तापड़िया होंगे हमारे साथ बीकानेर से, राजेश सतपुते होंगे पुणे से, कविता जैन होंगी हमारे साथ क्या कहते हैं इंदौर से, मानस जायसवाल लखनऊ से, प्रकाश गावस्कर मुंबई से, कुणाल रंबिया हमारे साथ मौजूद होंगे और संजीव हसीन हमारे साथ गुरुग्राम से होंगे बातचीत करने के लिए। शैल जी ओवर टू यू। तो देश के हर कोने से एक मेहमान सीएनबीसी आवाज पर इस वक्त। शैल जी, आपके सामने बहुत बढ़िया टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल जुड़ा हुआ है जो इस तेज़ी को आपको पकड़ता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले चंदन तपड़िया साहब के पास जाएंगे, प्रस्तुत करेंगे उनके सामने ब्रेकआउट महिंद्रा एंड महिंद्रा पर जो होता हुआ दिख रहा है। नतीजे पार आ चुके हैं और स्टॉक बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ। चंदन जी इसको पकड़िए। बिल्कुल सर जी, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी अच्छा प्राइस सेटअप है और एमएनएम ने देखिए काफी एक दिनों के बाद जो ब्रेकआउट हो रहा है डेली और वीकली स्केल पे वो रिमार्केबल है। लास्ट वीक में ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग के साथ बॉटम बन चुका था और अब मोमेंटम इंटेक्ट है और 5 दिन का जो सपोर्ट है लगभग 808-10 से वहां से रिवर्स हुआ है, तो जरूर यहाँ पे खरीद सकते हैं। 815 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 865 से 870 तक के बाउंस
यहाँ पे एमएनएम में बनने चाहिए। और ये आपके सामने जो काउंटर चलता हुआ दिख रहा है, वीरेंद्र जी इसके ऑप्शन ट्रेड ढूंढेंगे। फिलहाल 16 अप्रैल का हाईएस्ट लेवल इन शानदार नतीजों के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको तोड़ता हुआ दिखेगा। और जो दर्शक हमारे साथ लंबी अवधि से जुड़े हुए हैं, 760, 770 और 780 रुपये पर आपको संजीव भसीन साहब ने बहुत मन लगाकर ये कहा कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदो, और आज आप उस शानदार कॉल पर नज़र डालते हुए दिख रहे हैं। शानदार मोमेंटम महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। चलिए एक दो चार्ट चेक्स मैं और करता हूं जहां पर बढ़िया मूव आ रहा है और उसको पकड़ना अति आवश्यक है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से ही और राय लेंगे जस्ट डायल पर। जब हम लोगों ने जस्ट के दमदार ट्रेड्स को समाप्त किया था, मैंने स्टॉक पर हल्की सी एक हवा दी थी और आपके सामने 937 रुपये का प्राइस है। अतरंगी काउंटर है, जब चलता है तो चलता ही रहता है। चंदन जी क्या करना है 937 पर? बिल्कुल, देखिए जस्ट डायल सेल जी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह भी आपने बात की, तब भी मन था कि इस काउंटर के बारे में जिक्र करके और लगभग आपको 1000 रुपए के टारगेट के बारे में बताएं। वीकली चार्ट सेटअप में एक फॉलिंग चैनल और फॉलिंग जो सप्लाई ट्रेंड लाइन है उसको डिसाइसिवली पार किया है। और इस काउंटर का नेचर है, और स्पेशली पिछले 10 दिनों से देखें तो लगातार अपमूव, एक कंसोलिडेशन अपमूव, तो साफ संकेत है कि अपसाइड के बुलिश मोमेंटम इस काउंटर में काफी शानदार वॉल्यूम पिछले 6 दिनों से देख रहे हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे चेस करना चाहिए, काउंटर में अपमूव बरकरार रहना चाहिए। 908 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, 980 और 1000 रुपए तक के टारगेट जस्ट डायल में बनने चाहिए। अगर आप देखिए तो यहाँ पे चंदन तापड़िया, अगर आप देखें फोकस करें जस्ट डायल पे। बात करते हैं असित बरन पाती के साथ। असित जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून जी। मुझे ग्रासिम काफी अच्छा लग रहा है। ग्रासिम पे 1520 का कॉल जो कि अभी 38-40 रुपीज में चल रहा है, वी कैन टेक इट विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 30 फॉर ए टारगेट ऑफ 60। ये काफी चल चुका है, थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, बट पोजिशनली ग्रासिम इज लुकिंग इवन मोर स्ट्रॉन्गर। And one more call I would like to give is Reliance का 2140 का call, which is trading around 45-48 के range पे। इसको हम 35-36 का stop loss रख के we can play for a target of 70. It might not happen today, but both these stocks are having good momentum, and मुझे लगता है कि एक दो दिन की दिन में ये definitely will have the target. ओके, आप अगर आप देखें रिलायंस का 2140 का कॉल ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज ले रहे हैं। एक अच्छे खासे अगर आप देखें मूव है इस स्टॉक में। 2140 का कॉल है। मानस जायसवाल जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा कन्विक्शन ट्रेड एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पे रहेगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप हायर बॉटम्स का, नेकलाइन ब्रेक हुआ है इनवर्स इंशोलर पैटर्न का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 99 और 100 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। खरीदारी करिए एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में, स्टॉप लॉस रखिए 89 रुपीज का। ये आपके सामने एक के बाद एक शानदार कॉल आती हुई दिख रही है। ग्रासिम, रिलायंस, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कविता जी से जुड़ेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे उनका ध्यान कहाँ है इस दिन, जब आपने निफ्टी को रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखा है और जून की एक्सपायरी में आप पहले दिन में कदम रखे हैं। कविता जी। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप पे है, जहाँ 1 या 2 दिन का नजरिया रखें, आज का भी देखें। ग्लैनमार्क के चार्ट को आप देखिए, ग्लैनमार्क पे वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा करेक्शन, एंड आफ्टर डेली चार्ट पे भी करेक्शन के बाद बहुत ब्यूटीफुल ट्रक फॉर्मेशन बना है। इंट्राडे के हिसाब से अगर रिस्क रिवॉर्ड का नजरिया रखें तो बेहतर है। स्टॉक 615 पर अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है 610, 612 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड इज ओपन अप टू 619, 620 फॉर द इंट्राडे टारगेट। मेरे पोजिशनली ये स्टॉक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टॉक को आप पोजिशनली अगर 1 या 2 वीक का नजरिया रखें तो 630, 640 के लेवल देख सकते हैं। ग्लैनमार्क इज लुकिंग गुड। आपके सामने एक शानदार कॉल आती हुई दिख रही है कविता जी की तरफ से। प्रकाश गाबा साहब से जुड़ते हैं, गाबा साहब से जानने की चेष्टा करते हैं उनका रुझान किस तरफ है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड। गाबा साहब। गुड इवनिंग सर, मुझे लॉन्ग साइड है। मुझे लगता है निफ्टी में एक अच्छी तेजी अब भी बरकरार है। तो मैंने स्टॉक चुना है इस वक्त, वो है गोदरेज कंज्यूमर। इसमें 7-8 दिन की करेक्शन थी, वो खत्म हो गए। बहुत बढ़िया बेस बना कुछ 3-4 दिन का, और 2 दिन से हम एक अपमूव देख रहे हैं। ये अपमूव कंटिन्यू होगा गोदरेज कंज्यूमर में। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 875 है, 875।
स्टॉप होगा 832। तो गोदरेज कंज्यूमर में एक अप मूव है। हो सकता है इसमें आपको एक दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, लेकिन मुनाफा मिलेगा गोदरेज कंज्यूमर में। गोदरेज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ करीब करीब 851 के स्तर पे, 875 का टारगेट, 832 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अभी भी कुछ देर पहले डे हाई पर आया, निफ्टी फिर डे हाई पर आता हुआ, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू रिलायंस इंडस्ट्रीज 2114। रिलायंस का डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। अभी असित ने कॉल भी दी, डे हाई पर फ्लो करता हुआ। एन के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आपकी पहली कॉल क्या होगी आज की टॉप कन्विक्शन ट्रेड? आज उनकी मेरी पहली कॉल होगी मास्टेक पे। काफी अच्छी कंपनी है और काफी अच्छा फॉर्मेशन बना के चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आसानी से आज की डेट में 2100 के आसपास इसे जाने की संभावना है, और अगर पोजिशनल इसे रखा जाए तो 2240 तक का ये टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि इसका वीकली, मंथली और डे चार्ट सभी फॉर्मेशन काफी बेहतर चल रहा है और 20 SMA के सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और जिस तरह की फॉर्मेशन इसकी बैंड पे बना है, तो यहाँ से बैंड ब्लास्ट होने की भी संभावना है, और अगर ऐसा होता है तो इसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी लिया जा सकता है। अच्छी कंपनी है। इसमें एक छोटा सा एसएल पुट करेंगे जो इंट्राडे के लिए, तो 1969 का, 1969 का, और पोजिशनल के लिए भी यही एसएल मेंटेन करना है और इजिली वहां तक जा सकता है। जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंह साहब आपको क्वालिटी स्टॉक्स पर पोजिशनल राय देते हैं और इंट्राडे में मुनाफा कमा के देते हैं। फिलहाल मैस्टैक आपके सामने रिकॉर्ड हाई पर चली रहा है और बढ़िया मोमेंटम जैसे कि आपको चेस करवाते हुए दिख रहे हैं असित जी ग्रासिम में, उसी तरीके से मैस्टेक में आपको बढ़िया तेज़ी आती हुई दिख सकती है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही जाने माने पब्लिक सेक्टर बैंक के मैनेजमेंट से। डायरेक्टर साहब जोड़िए AK गोयल साहब को और स्क्रीन पर लाइए यूको बैंक का चार्ट। आपके सामने नतीजे भी आते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपने तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ आपको दिखा है, लगभग 3 गुना, और नंबर आपके सामने आएगा लगभग 80 करोड़ रुपए का मुकाबले लगभग 17 करोड़। बढ़िया तरीके से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है और यूको बैंक ने ये भी कहा है कि भाई हम लोग इक्विटी कैपिटल बढ़ाते हुए दिखेंगे लगभग 3000 करोड़ रुपए, और ये FPO QIP या प्रेफरेंशियल इशू की तरफ से होता हुआ दिखेगा। गोयल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस दिन हमारे साथ जुड़े जब निफ्टी में एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिख रहा है। अब बताइए आपके एडवांसेस अगर हम तिमाही दर तिमाही देखें तो 2.7% बढ़े हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया बात, आपने मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। अब ये बताइए कि आगे आने वाले तिमाहियों में कहां से आपको कौन कौन से सेक्टर्स ग्रोथ दिखाते हुए दिख रहे हैं और आपकी अपनी क्रेडिट ग्रोथ की आउटलुक क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे आपने क्रेडिट ग्रोथ के बारे में पूछा है, अगर ये देखें हम तो हमारी टोटल ग्रोथ जो थी वो 3% के आसपास है 2021 में। इसमें रिटेल में ग्रोथ जो थी वो 15% के आसपास है, और MSME में ग्रोथ जो है 17% थी, और एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है 10% के आसपास थी। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखो तो उसमें भी हम लोगों ने अच्छे अकाउंट में एक्सपोजर लिया है। इंफ्रा में देर बाजे डिमांड, और आपका NBFCs में भी अच्छी डिमांड थी, और आपका जो है सिविल सप्लाईज कंपनी जो प्रिक्योरमेंट करती है उसमें भी डिमांड थी, और ये पावर सेक्टर में भी डिमांड है। तो इन चारों में डिमांड पहले भी थी और अभी भी बराबर बरकरार है। और जो हमारा मेन फोकस है वो रैम पे है, रिटेल एग्रीकल्चर फोकस पे। जैसे हमने बताया कि ग्रोथ उसमें 14 से 15% के बीच में, तो यही फोकस में रहेंगे सेक्टर हमारे, रैम, और बाकी जो है अच्छे कॉर्पोरेट अकाउंट। तो हम जो समझते हैं अभी जो हमारी ग्रोथ 21-22 में है, हम आसानी से 7 से 10% के आसपास कर पाएंगे अपने प्रेजेंट ट्रेंड को देखते हुए। अब एक बात बताइए कि डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर आपका आउटलुक क्या है? डिपॉजिट्स ग्रोथ कितनी देखते हैं आप अगले आने वाले 6 महीने में, साल भर में? और एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर, अपने NIMs को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैंक अब देखें कासा डिपॉजिट्स पे काफ़ी फोकस करते हैं, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, वो एग्जैक्टली आपकी किस ट्रेजेक्टरी में है, और ये अगले 6 महीने में, साल भर में कासा डिपॉजिट्स का परसेंटेज क्या होगा ऑफ एंटायर डिपॉजिट्स? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हमारी डिपॉजिट ग्रोथ आप देखें
तो डिपॉजिट में ग्रोथ थी 6%, बट हमारा फोकस हमेशा रहा है कि कासा बढ़ाए, क्योंकि कासा से ही हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होगी और उसी से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो 6% टोटल ग्रोथ होने के बाद डिपॉजिट में, बट सेविंग बैंक में हमारी जो ग्रोथ है वो 11% से ज्यादा है। ये 63,000 के आसपास थी लास्ट ईयर, जो 70,000 से ऊपर है। और इसलिए हमारी जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी, जो आप देखें अगर ये तो 4.87 थी लास्ट क्वार्टर में मार्च 20 में, जो रिड्यूस होके हो गई है 4.04। तो हम अभी जो है कासा में बहुत ध्यान दे रहे हैं और ये 39% के आसपास हमारा जो है कासा का रेशो है टोटल डिपॉजिट में। और हम आशा करते हैं कि जिस रेट रफ्तार से हमारी कासा की ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये हम जो है 40% और 41% के बीच में इस फाइनेंशियल ईयर में इसको लेके जाएंगे। जी गोयल साहब, जरा चर्चा करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। दरअसल जो बहुत ही सबसे बड़ा हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहाँ के सीएमडी ने कहा है कि भाई ये कोविड समस्या के चलते चलते रिटेल लोन्स में दिक्कत आ सकती है जब पेमेंट वापस ना आए। अब आप बताइए कि ये कोविड के चलते चलते आप क्या प्लान कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको डिस्पोजिशन दिया है उसकी वजह से आपको क्या फेरबदल होता हुआ दिख रहा है, और ये एनपीएस का ट्रेंड क्या रहेगा आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट का दिसंबर तक कोई अकाउंट को एनपीए करने का नहीं था, बट वो बाद में लिफ्ट हुआ। तो वो जितना भी एनपीए था हमारा, वो हमने क्या सभी बैंकों ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया अपना मार्च 21 क्वार्टर में। तो हमारा भी अगर आप एडिशन देखें तो 2,500 करोड़ के आसपास जो है प्रोविजन, ये एडिशन हुई है मार्च 21 की, और पूरे साल की देखें तो ये 3,000 के आसपास है। तो ये मार्च क्वार्टर की भी आपको पूरे साल की माननी चाहिए। तो अगर आप देखें हमारी टोटल जो है एडिशन थी पिछले साल 6,181 करोड़ थी, जो इस साल घट के पूरे साल में 3,102 करोड़ रह गई, जिसमें से 2,450 जो है हमारी जो है मार्च में ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है इसी में आई। तो जहां तक ये कोविड का सवाल है, देखिए कोविड का लास्ट टाइम भी बहुत डर था, कोविड 1 का भी, और बहुत सारे अकाउंट एलिजिबल थे। तो हम लोगों को भी था कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। बट अगर आप एक्चुअल डाटा अगर देखते हैं हमारे बैंक का, तो पूरे साल में केवल 98 करोड़ रुपए के हमने जो रिस्ट्रक्चरिंग करी है पर्सनल लोन में, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है। हालांकि हमने किसी को मना नहीं किया, जो एलिजिबिलिटी है सबको हमने कहा, बट उसमें से केवल 98 करोड़ के जो है पर्सनल लोन में रिस्ट्रक्चरिंग हुई। और एमएसएमई में देखते हैं तो पूरे साल में 236 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जिसमें 155 करोड़ की अगस्त के बाद हुई है। तो अगर जो कोविड 2 का भी इम्पैक्ट देखें तो एलिजिबिलिटी हमने निकाल ली है आज की डेट में, कि जो अकाउंट हमारे स्टैंडर्ड है ऐसे में 0, 1 या 2 हो, वो सब एलिजिबल है। तो रिटेल में आज की डेट में 20,000 करोड़ के जो है अकाउंट एलिजिबल हैं, और 5,000 करोड़ के अकाउंट जो है एलिजिबल हैं उसमें हमारे जो है आपका इंडिविजुअल में, और 5,000 करोड़ के ही स्मॉल बिजनेस में एलिजिबल हैं। अगर आप डाटा देखते हैं एमएसएमई का, उसमें 14,000 करोड़ के अकाउंट एलिजिबल हैं। बट मैं समझता नहीं है कि सब लोगों को जो है इसकी दरकार पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी डाटा इतना ज्यादा था। तो अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड हम देखें, इस बार लास्ट टाइम तो कंप्लीट लॉकडाउन था, इस बार तो अभी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लोगों के कुछ का बिजनेस है, कुछ का हाफ हार्टेड बिजनेस है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर लास्ट ईयर से हम डबल भी रखें, अगर रिस्ट्रक्चरिंग करी, तो ये 700 से 1,000 करोड़ का डाटा। ओके गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन क्वार्टरली नंबर्स पे हमारे साथ बातचीत करी सर। और बहुत सारे अगर देखिए बिंदु थे जिस पे हमने बातचीत करी, और हमारे पूरे चैनल की तरफ से, सीएनबीसी आवाज़ परिवार की तरफ से आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए और पूरे फिस्कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से कृपा, मेरी कामना रहेगी कि ये रिकवरी पाथ काफी स्ट्रॉन्ग रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी डे हाई पर 14,457 पे। जी शुक्रिया सर। चोला फाइनेंस को लेकर आइए, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डे हाई पे फ्लो करता हुआ फटाफट कुछ ट्रेड लेना शुरू करते हैं। चंदन, आपकी स्क्रीन पर आप देखें एस्कॉर्ट्स, चोला फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स डे हाई पे फ्लो करते हुए। आपके पास कोई ट्रेड इस वक्त इन दोनों में से? जी, इन दोनों में से एक है ट्रेड, बट वीरू एक ट्रेड और में जो मैंने सेलेक्ट किया उस पर मैं बोलना चाहूंगा। कोफोर्ज 3485 का स्टॉप लॉस है, 3685 का टारगेट है, ये 2 बजे का ट्रेड था। उसके अलावा एस्कॉर्ट्स और चोला फाइनेंस की आप बात करें तो एस्कॉर्ट्स देखिए काउंटर ऑलरेडी बॉटम तो हो चुका है, बार बार इसने लगभग 1111 के
बेस बना रहा है, बट इसमें लगभग 1200 के आसपास हर्डल आ जाता है। बट जिस हिसाब से अब एमएनएम और अब सब चलने लगे, लग रहा है कि 1210-15 तक के लेवल बनेंगे। उसके अलावा चोला फाइनेंस की आप बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, काउंटर एक रेंज में चल रहा है और 4 दिन के डिक्लाइन के बाद ये 525-526 के सपोर्ट से वापस टर्न हो रहा है, तो जरूर यहाँ पे वापस रिवर्सल बनेंगे। 536 के स्टॉप लॉस से आपको ऊपर में लगभग 565 तक के अपसाइड बन सकते हैं। चलिए, आपके सामने ये ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और बढ़िया मूव वीरेन जी एस्कॉर्ट्स पे भी आ रहा है। मेरे ख्याल से चंदन जी से बेहतर कोई इंसान नहीं जो एस्कॉर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हों। चंदन जी, संक्षेप में व्यू दीजिए। 1169 काउंटर अपने 50, 100 और 200 डीएमए के नीचे, 6 दिन की गिरावट, अब ऊपर बढ़ता हुआ। एक्चुअली इसको 1200 के ऊपर गेयर चेंज करने दो, मेरे हिसाब से एक दिन में 1300 हो जाएगा। 1200 के काउंट लेवल पे ये बार बार अटक रहा है। 1200 निकलेगा, मेरे हिसाब से टॉप गियर में ट्रैक्टर की स्पीड जाएगी, बट 1200 निकलेगा तो आपको लेने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसी लेवल पे लेना पड़ेगा। 1125 के स्टॉप लॉस से मौजूदा लेवल पे ले, 1200 निकल जाए तो डबल तिबल ले, 1300 के टारगेट। ओके, एस्कॉर्ट्स पे ये चंदन का टेक है। कुणाल रामबिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कुणाल, ये बताइए कि आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा, बताइए पहले। वेरी गुड आफ्टरनून। जो आज का मेरा पहला जो कन्विक्शन ट्रेड है वो है एमएनएम फाइनेंशियल का। अब देखिए, ये काउंटर जो टॉप से गिरा था 164 के प्राइस से नीचे गिरा था, 152 के प्राइस पे बॉटम की थी, आज इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे रहा है और नियर टू बॉटम मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, बहुत ही फेवरेबल लग रहा है। सो 158.65 पे ही बाइंग करने की सलाह बनेगी। 154 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला जो इसका टारगेट होगा वो 165 का होगा, और जैसे वो क्रॉस होता है हम ट्रेलिंग पोजीशन करके, स्टॉप लॉस ट्रेल करके पोजीशन कैरी करेंगे। आई थिंक 170 या 175 तक के अगले 15 दिन में पोजीशन टारगेट आ सकते हैं इसकी पूरे शक्ल के अगर आप देखें तो यहाँ पर व्यू है एमएनएम फाइनेंशियल। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें, शैली डिस्कस कर ही रहे थे स्टॉक को, और करीब सीएमपी 158, टारगेट 165 का। चंदन, जरा एक बार आप डीएलएफ की प्लेसमेंट देखिए। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें, दिल्ली के अनलॉक होने का और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अगर आप देखें रीओपन होने का, हालांकि डीएलएफ की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस गुड़गांव में है, याद रखिएगा, लेकिन लेबर का फिर लौटना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर आप देखें, ये आई थिंक सभी रियलिटी मेजर्स इन दिल्ली एनसीआर उनके लिए एक अच्छी खबर है। डीएलएफ का प्लेसमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कल की कैंडल के अगर आप देखें, मिड में ट्रेवल करता हुआ 287.35। चंदन, इस सीरीज के लिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे थोड़े से ऑप्शंस इसके सस्ते हैं। इसकी 300 की कॉल हार्डली अगर आप देखें ट्रेड कर रही है 10 रुपए के आसपास। चंदन, आपका आउटलुक इस स्टॉक पे क्या है और अपना मत दीजिएगा, क्या ये 325-350 की ट्रेजेक्ट्री में आने का प्रयास करेगा डीएलएफ इस सीरीज में? बिल्कुल, देखिए उस लेवल तक लग रहा है, और इनफैक्ट जो कल का जो प्रॉफिट बुकिंग था उसको मैं नेगेटिव नहीं मान रहा हूं, उससे ज्यादा पॉजिटिव आज का फॉलो अप होल्ड करना है। और वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलरेडी 7% की बढ़त है और फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकाला है। काउंटर आप देखोगे पिछले 6 दिनों से किसी भी दिन का लो नहीं तोड़ा है और हायर बेस बन रहा है, तो ये सारे तथ्य इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। आर्ली चार्ट में एक हल्का सा आपको छोटा सा ट्राइंगल भी देखने को मिलेगा, तो ये सारे पॉजिटिव संकेत है। काउंटर को ले सकते हैं आप। 281, 282 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, 303, 305 तक के अपसाइड रहेंगे। उसके अलावा 300 की कॉल में यदि आप ट्रेड करते हो तो 10 रुपए के आसपास ले, 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 17 रुपए के टारगेट। ने वीरेन जी पकड़ा है, और मेरे ख्याल से जो मज़ेदार मूव आपको रियल एस्टेट स्पेस में आता हुआ दिखेगा वो देखते ही बनेगा। कुछ समय पहले आप देखिए नीलेश शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई कारपेंटर्स, प्लम्बर्स आपको घरों में घुसते हुए दिखेंगे, बढ़िया कंस्ट्रक्शन होगा, और वो एक ओपनिंग अप थीम आपके साथ जुड़ती हुई। डीएलएफ आपके सामने ट्रेड करता हुआ 288 रुपये के आसपास, ऑलमोस्ट 1:15 बज चुके हैं। बढ़िया ट्रेड्स आपको कैश मार्केट्स में दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए कैंडल स्टिक चार्ट मैंगनीज ओर का। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले 12-15 दिनों से बहुत ज़बरदस्त गिरावट चल रही है और आज हल्की सी सुगबुगाहट तेज़ी की है। पोजिशनली चेक करवाते हैं इस काउंटर को अपने मित्र श्री कुणाल रामभिया साहब से। कुणाल जी, यहाँ पर आपने हाई देखा है लगभग 198 रुपये का, और आज आप देखिए वॉल्यूम में ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिख रहा है 8 दिन का। लगभग 1 लाख शेयर आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड हो चुके हैं। बताइए किस तरीके से आप मैंगनीज ओर को देखते हैं चार्ट्स पर? बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड आपके सामने बनता हुआ। एब्सोल्युटली, जिस तरह से फॉर्मेशन दिख रहे हैं यहाँ पे शैल जी, आई थिंक दिस काउंटर इज पॉइज्ड फॉर
नियर टर्म में हमें कम से कम 5.5 से 6% तक का मूव दिखा सकता है। ये जो फॉर्मेशन है वो टिपिकली बॉटम आउट फॉर्मेशन लग रहा है, और जिस तरह से जो अभी रिसेंट मूव आया और जिस तरह से आज के वॉल्यूम्स चल रहे हैं, इनफैक्ट मैं इंट्राडे का ही चार्ट चेक कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। डेज का लो का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बट सामने एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 5% इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। देखिए आपके सामने फिलहाल 174.20 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 10,24,000 शेयर ट्रेड कर चुके हैं। 198 का हाईएस्ट लेवल आपके सामने मैंगनीज ओर पर आता हुआ। हमारे साथ एनके सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से कैश काउंटर्स पर अपनी पकड़ रखते हैं। एक रणनीति उनसे सेट करवा लेते हैं इस काउंटर पर, जो आपको एक बढ़िया स्विंग ट्रेड देता हुआ। मैंगनीज ओर आपके सामने एनके सिंह साहब। इस काउंटर में मैं बताना चाहूंगा पोजिशनली में इस काउंटर को 175 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। टेक्निकली अगर 175 के ऊपर क्लोज देती है तो फिर आसानी से 186 तक जाने की संभावना इसको है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। तो अभी इनिशियली इसको 175 के ऊपर क्लोज करना होगा, नहीं तो जब तक इसके नीचे है ये यहीं पे ऊपर नीचे करता रहेगा, उसमें टच करेगा फिर नीचे आएगा। तो हम लोगों को अगर किसी को पोजिशनली से ट्रेड करना है तो एक बार उसके ऊपर क्लोज होने का वेट करना चाहिए और तब जाकर इसको पोजिशनली ट्रेड लें। वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और हमारे देश का 50% मैंगनीज ओर का जो मार्केट है वो मॉइल आपको कब्जे में रखती हुई दिखती है आपके सामने 175 पर। जी शैल जी, हर चार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपको याद होगा, हमने सीडीएसएल को डिस्कस किया था, हमने हैप्पीएस्ट माइंड को डिस्कस किया था। क्या थी उन स्टॉक्स की प्रॉपर्टी? ये स्टॉक अगर आप मॉइल को देखें, इसको देखिए, आप रीड करिए 17 मार्च 2020 से। ये एक बड़े वर्टिकल मूव के बाद एग्जैक्टली उस वर्टिकल मूव के 30% का रिट्रेसमेंट लेता है और कंसोलिडेशन के मूड में चला जाता है। और अभी भी अगर आप देखें, जब ये 28 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में करीब 196 होके आया था और उसका लगभग रिट्रेसमेंट दिया इसने 168 तक। अब 168 के बाद इसने फिर से अपने अप ट्रेंड को शुरू कर दिया है। याद रखिएगा, आज 20 डेमा से जर्नी शुरू की थी, 10 डेमा को काट के अब एग्जैक्टली डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से चंदन मोयल, आपका टेक जानना चाहूँगा मैं यहाँ पे। इस ट्रेजेक्टरी के बाद 175, 176 के बाद आपका टेक्निकल पोजीशन क्या होगा इस स्टॉक पे? आपने कहा कि काउंटर रिट्रेस करता है और फिर निकल जाता है। आप इसका बिहेवियर देखो तो पहले ये काउंटर 170-75 के ऊपर नहीं जाता था और अब उससे नीचे नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली रोल रिवर्सल है। जो पहले रेजिस्टेंस होते थे वहां पे सपोर्ट आ रहे हैं, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ वीक पहले जब ब्रेकआउट हुआ था तो इन लेवल को पार करके 196 तक गया और वापस वो लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं और अभी रिसेंटली 167 के बेस बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 167 के बेस के सपोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। काउंटर में ऑलरेडी बॉटम बन चुका है, हल्का सा फॉलोअप चाहिए। फॉलोअप आते ही वापस आपको 185 से लेके 192 तक के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। ये बढ़िया सीरीज आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। पोजिशनल कॉल मैंगनीज ओर पर आती हुई दिख रही है। हमारे मित्र राजेश अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं और इससे पहले जब वो जुड़े थे तो वेस्ट बंगाल में चक्रवात आया हुआ था और उनका जन्मदिन था। पूछते हैं कैसी रही पार्टी और आज रिकॉर्ड हाई वाले दिन कहां पर उनकी नज़र है तेजी में। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शैल जी। चक्रवात तो गुजर गया, थैंकफुली उतनी क्षति नहीं हुई जितनी कि पिछले बार हुई थी आम्फान के समय। और जहां तक जन्मदिन की बात है, मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया जन्मदिन मनाया गया CNBC आवास के सौजन्य से, तो उसके लिए आभार हमारा, कि याद रहेगा हमेशा कि आपने मनाया था। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं। और जहां तक बाजार की बात है, जैसे कि आपने कहा कि न्यू हाई के आसपास जा रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी और ऊंचाइयां हम देखेंगे। हो सकता है कुछ करेक्शन बीच में आए, बट वो सिर्फ करेक्शन ही होंगे, अंडरटोन अभी भी बुलिश है। और जब रिलायंस जैसे दिग्गज 5-6% बढ़ रहे हों, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे कोई विशेष चिंता की बात है। चलिए, जब चिंता की बात नहीं है तो आप चिंता विहीन होके क्या इस वक्त ले रहे हैं? आप
क्या बाय करना चाह रहे हैं अग्रवाल साहब यहाँ पर? देखिए, पहला एक पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हमारी नज़र है और वहाँ हमें लगता है कि बहुत अच्छा रनअप हो सकता है, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेट किया ही नहीं है उन्होंने। उसमें अगर एक चुनना हो तो कैनरा बैंक चुनना चाहूँगा। नंबर स्ट्रॉन्ग आए थे, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हुई थी। नेट एनपीए अगर आप देखेंगे तो 3.82% आया था। नेट इंटरेस्ट इनकम में 19% की बढ़त देखी गई। कासा 14% के आसपास बढ़ा हुआ था। और मैनेजमेंट ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी वहां हो सकती है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए 180 के टारगेट के साथ। और एक एमएनसी फार्मा कंपनी है नोवार्टिस इंडिया। हालांकि नंबर पिछली बार थोड़ी दबाव में देखे गए थे, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, कंपनी डेट फ्री है और सिर्फ 1600 करोड़ के मार्केट कैप में मिल रही है, जबकि 500 करोड़ रुपया तो पिछले साल के अंत में उनके कैश एंड बैंक बैलेंस ही बैलेंस शीट में हुआ करता था। वैल्यूएशन बहुत शानदार है और मुझे लगता है कि फार्मा की रैली में इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है और यहाँ से कम 20% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर देखें 161, यानी पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपका। अच्छा, एक ज़माने में अग्रवाल साहब को इलाहाबाद बैंक बहुत पसंद था, अब इनको कैनरा बैंक बहुत पसंद है। याद है ना अग्रवाल साहब वो दौर आपको? खैर, अब मैं काम करता हूँ, सुमित के पास चलता हूँ और सुमित से बात करते हैं और अर्निंग से बातचीत करते हैं, काम करते हैं। और सुमित हमारे साथ जुड़े हैं बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिवीज लैब और साथ ही साथ ऑरबिंदो फार्मा। इन 3 स्पेस पे हम बात करेंगे, स्टॉक से बातचीत करेंगे। सुमित, पहले लेट्स बिगिन विद बीओबी। कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? यूको बैंक ने वाकई अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में वाई बेसिस पे तो बहुत अच्छे नंबर्स का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है, लेकिन हाँ, सीक्वेंशियल बेसिस पर थोड़ा सा नंबर सबड्यूड रह सकते हैं। वाई बेसिस पे जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो करीब इस तिमाही में 7,710 करोड़ रुपए के आसपास एनआईआई आएगा, जो कि 6,798 करोड़ से बढ़कर आएगा। करीब 13% बढ़ने का अनुमान है और मुनाफा 1,170 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहेगा, जो कि करीब 506 करोड़ से बढ़कर आएगा। 130% की जम की बात है। ऑब्वियसली बात है, एक लो बेस का बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन सीक्वेंशियली करीब 10% गिरने का अनुमान है मुनाफे में और करीब आधा % के आसपास इनका एनआईआई टूट सकता है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों ही स्लाइटली बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि स्लिपेजेस करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास आएंगे, जो कि पिछली तिमाही में रफली 4,560 करोड़ रुपए के आसपास है। तो स्लाइटली स्लिपेजेस भी बढ़ने का अनुमान है। लोन ग्रोथ 4% के आसपास रहेगी, लेकिन क्रूशल आगे कंपनी की किस तरह की जो रणनीति है वो है और आने वाले समय में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, क्योंकि Q4 में उन्होंने रकम अच्छी जुटाई थी 4-4,500 करोड़ रुपए के आसपास। तो अब क्या सिचुएशंस हैं? ऑब्वियसली बात है, हायर लेवल से टूटा हुआ है तो एक अच्छी वैल्यू तो ज़रूर है इस बैंक में, लेकिन नंबर्स किस तरह के रहते हैं इस पर नज़र रखनी होगी। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक काम करते हैं, इस पर टेक चेक ले लेते हैं। डायरेक्टर साहब, अगर आपके पास सुबह की रोलोवर्स की शीट पड़ी हो तो प्लीज़ एक बार दिखा दीजिएगा बस। ऑल्दो अब चेंज हो गया है स्टैट्स, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर लेके गया था अलॉन्ग विद एसबीआई। चंदन, आपका टेक बीओबी पर, आई मीन चार्टिकली बहुत अच्छा है इस वक्त और आई थिंक अगर आप कंपेयर करें फरवरी के हाई से, स्टिल आई मीन करीब 17 रुपये का स्कोप है यहाँ पे, यानी दैट इज ऑलमोस्ट आई थिंक 18% फ्रॉम दीज लेवल्स। आपका टेक बीओबी पे क्या होगा इस वक्त? मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए हल्के से रिट्रेसमेंट के बाद तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? बिल्कुल, देखिए काफ़ी समय के बाद में पीएसयू बैंक से वापस मोमेंटम बन रहा है। पिछले लगभग 5-6 वीक से पीएसयू बैंक इंडेक्स पॉजिटिव है और ये पिछली सीरीज पीएसयू बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि सारे पीएसयू बैंक यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो काउंटर में वापस एक स्ट्रेंथ बना हुआ है। अलग इसका नेचर है, चलता है फिर कंसोलिडेट होता है फिर वापस मूवमेंट बनता है, तो कहीं ना कहीं हायर बेस बन रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हायर बेस का व्यू लग रहा है। कोई भी डिप आता है तो खरीदना चाहिए। 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में कम से कम अब 89-90 रुपीज का टारगेट या काउंटर छूता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ये हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा की बात। इस बीच अगर आप देखें एचयूएल आपकी स्क्रीन पर डे लो पर, नाल को आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे लो पर फ्लो करता हुआ। थोड़ी सी अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग है। इंडेक्स बखूबी अगर आप देखें हायर लेवल्स पे मेंटेन है एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस काफ़ी सब्सटेंशियल गेन लेके 6.25% ऊपर टिका हुआ है और वो एडवांटेज वो नहीं है निफ्टी बैंक के पास। चलिए, अब सुमित के पास फिर से चलते हैं और बात करते हैं कुछ और नंबर्स के बारे में। सुमित, ये बताइए कि दिवीज लैब एग्जैक्टली यहाँ कैसी एक्सपेक्टेशन है?
दिविस लैब को लेकर वीरेंद्र अच्छी एक्सपेक्टेशन बाजार में लगाई जा रही है। अनुमान ये है कि करीब 20% के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। 1672 करोड़ रुपए इस तिमाही में इनका रेवेन्यू आने का अनुमान लगाया जा रहा है। EBITDA भी करीब 400 साढ़े 400 करोड़ के बेस के सामने 650 पौने 700 कई जगह पे 725 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान मार्केट में लगाया जा रहा है। मार्जिन 32 से 40% के आसपास आएंगे और मुनाफा भी 17% बढ़ने का अनुमान है। 453-454 करोड़ रुपए मुनाफा इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब Q3 था वो भी कंपनी का बेहतर था और Q4 में भी ये बहुत स्ट्रांगली इन्होंने कहा था कि आगे चल के अच्छे नंबर्स अनुमान है और मार्केट में ये चीज़ सेंटिमेंट वाइज भी देखी जा रही है। डिमांड स्ट्रांग रहेगी। कंपनी का एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जिसकी वजह से भी कंपनी के मार्जिन्स और स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ेंगे और साथ साथ कंपनी गोइंग फॉरवर्ड गाइडेंस पार्ट वाला पार्ट जो पिछले क्वार्टर में देके आई थी वो भी उन्होंने बहुत स्ट्रांग देकर गई थी। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं। एक जेनरिक और कस्टम सिंथेसिस पार्ट जो है इनका उसको लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है वो क्रूशल है। दूसरा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 21% की ग्रोथ थी वहाँ पर, अब आगे इतनी बड़े बेस के साथ कैसे ग्रो कर रही है ये एक पार्ट होगा, इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। और दूसरा, पिछले क्वार्टर से ही इनके मार्जिन इंटैक्ट रहा था, 3 क्वार्टर से इनके मार्जिन काफ़ी इंटैक्ट थे, तो वो अगले क्वार्टर में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं कि नहीं, ये 2-3 चीज़ें इसको बाजार कीलनी वॉच करेगा। लेकिन हाँ, डीवीएस के केस में फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद मार्केट लगा के चल रहा है। चलिए, आपके सामने ये आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत लोग बाजार में नोटिस करेंगे आज बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है और उसके पीछे 2-3 कारण हैं। दोनों एक्सचेंजेस BSE और NSE अपनी डिज़ास्टर रिकवरी साइट्स जो हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। थोड़े इशू आपको मार्जिन्स में भी आते हुए दिखेंगे और उस वजह से आप देखिए बिल्कुल बाज़ार शांत है, बहुत ही कम आपको स्टॉक्स हिलते हुए दिखेंगे। सुबह सुबह पहले 5-7 मिनट में आपने एक अच्छा रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखा और ज़्यादातर अब आप देखिए बिल्कुल फ्लैट ट्रेड होता हुआ, कहीं वॉल्यूम नहीं, कहीं प्राइस एक्शन नहीं और किसी भी तरीके का कोई हालचाल आपको स्क्रीन पर चहकता हुआ नहीं दिख रहा। जिन स्टॉक्स ने इंट्राडे हाइज लगाई थी वो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं अपने कप्तानों की सीधा सौदा की टीम्स में। मैं मार्क करता हूं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपने बढ़िया मूव आते हुए देखा है और उनका समावेश आपको होता हुआ दिखेगा। फ़िलहाल 3:30 बजे नीरज जी की टीम में आपने देखा था रेडिंगटन, नहीं, ये आशीष जी की टीम में था और वहां पर आप देखिए कि बहुत बढ़िया आपको मूव आता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर आपको 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। शानदार तेज़ी, लगभग 220 का प्राइस आपके सामने आता हुआ दिखेगा। और कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है? अडवाणी होटल्स 4-4.25% ऊपर आपको ट्रेड करेगा, ये भी आशीष जी की टीम में था। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है 66 रुपये 10 पैसे का। श्रेयस शिपिंग जो आपको नीरज जी मार्क करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप 14-14.5% का मूव देख रहे हैं। नतीजे बहुत अच्छे थे, उस दिन काउंटर 20% बढ़ा और अब आप देखिए ये 160 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये 4 या 5 स्टॉक्स हैं जहाँ पर कम से कम परसेंटेज वाइज बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिखेगा। बहुत दिनों बाद कविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत ही दिनों बाद वीरेंद्र जी ने अपनी शायरी शुरू करी, क्योंकि कोविड की समस्या की वजह से उनका दिल ज़रा थोड़ा नर्म है और उस दिल में आप समझिए अच्छे शेर नहीं आ रहे थे। तो वीरेंद्र जी, मौका है, कविता जी भी हैं, आपने सुबह 4 लाइन कही थी, वापस बाजार फ्लैट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से कोई बूस्टर डोज चाहिए होगी सेंटिमेंट और तेजी को वापस लाने के लिए। तो 4 लाइनें हो जाएं आपके शुरू, क्योंकि उन 4 लाइनों की वजह से आप देखिए बाजार में एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगा था। जी हाँ शैल जी, देखिए रचना जी को तो हमने शायरी का चस्का लगा ही दिया है, अब कविता जी को भी अगर आप देखें तो चस्का लगा देते हैं। कविता जी, वैसे मंडे को आपने कहा था कि हाँ भाई बड़ी अच्छी लगी है शायरी आपको, वो 4 लाइनों की, आज की 4 लाइनें भी सुना देते हैं आपको जरा प्लीज़। सुबह वाली अगर आप देखें वो प्लेट लेके आइएगा कि शुक्रवार को समर्पित थी आज की ये शायरी, कि कह रहा है ट्रेडर शुक्रवार से कि लौट कर फिर शुक्रवार आया है, जून का पहला दिन साथ लाया है, एक नया मुकाम अपने नाम करवा ले, चल आज जीत का जश्न तेरे साथ मना ले। तो मेरे को लगता है शैल जी जश्न की तैयारी हो रही है, सब खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं, मार्केट में वॉल्यूम ना के बराबर है, थिन वॉल्यूम्स और बैठे रहिए बस। शैल जी, कविता जी, कविता कैसी लगी आपको?
ऑडियो में कुछ इशू है। जो हमारे साथ दूर संचार का यंत्र है उसमें थोड़ी सी खड़खड़ाहट है, उनको कोशिश करते हैं दोबारा कनेक्ट करने की। और मैं आपको वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया एक टोटका बताता हूँ, मैं करता हूँ। जब बाज़ार मुझे फ्लैट दिखता है ना, तो मैं एक ऐसी गर्म कप चाय की बनवाता हूँ और उसमें 2 चम्मच चीनी घुलवाता हूँ। ये मैंने कल भी किया। इतना ज़बरदस्त आपने मोमेंटम देखा 3 सवा 3 बजे वापस आता हुआ बाज़ार में, कि उस वजह से बहुत बढ़िया तेज़ी आपने आते हुए देखी। वो मैंने टोटका अभी भी किया है। इस कप चाय को मैं निपटाता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये तेज़ी आती है नहीं आती वापस। लेकिन यकीन जानिए बिल्कुल फ्लैट है। और पीसीआर में मयूर जी हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ भाई देखो अब रस्क खा रहा हूँ मैं, अब बिस्किट खा रहा हूँ, अब देखो किस तरीके से यहाँ पर बढ़िया तरीके से ट्रेड्स आएंगे, वो स्क्रीन पर हम लोग देखते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल फ्लैट ट्रेड। वीरेंद्र जी जी हाँ, चलिए यतिन भाई मौजूद हैं, अब थोड़ा बात यतिन से भी कर लेते हैं। और अब आगे तो बढ़ना ही है, अपना रोज का जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना ही है। यतिन गुड आफ्टरनून। बिल्कुल ठंडा है बाजार, शुक्रवार की तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी बताइए लीडर्स बुलिश कहाँ पर हैं और लार्ज कैप में स्पेशली यतिन किन चीज़ पे फोकस करें लीडर्स? तो देखिए वीरू, 2 शेयर्स और आप भी एक बार इसको देख लीजिए आपके डेटा और चार्ट्स के हिसाब से। सन टीवी में आज काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 8% का एडिशन हुआ है। और अगर आप डीलर्स की माने तो वो लोग यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं और 15 से 20 रुपए का अपसाइड आपको अगले हफ्ते आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा उनका मानना है। तो सन टीवी काफी अच्छे फंड फ्लोज और लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन तेजी की तरफ। इसके अलावा एनबीएफसीज में एल&टी फाइनेंस पे भी हमारी नजरें होनी चाहिए, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 96 से लेकर 98 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली जून सीरीज में। और ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो 6% का एडिशन हुआ है तेजी की तरफ, यहाँ सौदे बनते हुए देखे हैं। डोमेस्टिक फंड्स एनबीएफसी शेयर्स में खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो दोनों ही सन टीवी और एल&टी फाइनेंस में डीलिंग रूम्स की तेजी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को आ रही है। एल&टी फाइनेंस अगर आप यकीन मानिए, आज सुबह जब इनफैक्ट मैं क्लोजिंग के लिए बैठ रहा था और इस चार्ट को मैं देख रहा था, इसमें मोमेंटम है। आज की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप समझ लीजिए कि शायद ये कैंडल यतिन 13 अप्रैल के उस डिसाइसिव कैंडल को भी अगर आप देखें तो पार करती हुई। और आज के वॉल्यूम्स बहुत इंप्रेसिव हैं। और याद रखिएगा आज ये स्टॉक सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेवल करता है। दैट्स गुड। आई थिंक यहाँ पे याद रखिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स अभी यतिन ने शेयर किए हैं और इसके साथ ओआई का और ऑप्शन एक्टिविटी का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट भी जुड़ा है। यतिन, मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ खास? देखिए, मिड कैप में आप लोग अक्सर चर्चा करते मैंने देखा है और काफी सारा ब्रोकरेज कवरेज है। जस्ट डायल की बात कर रहा हूं और जस्ट डायल में आज गजब का मोमेंटम है। मुझे डीलिंग रूम्स बता रहे हैं कि डोमेस्टिक फंड्स की काफी जबरदस्त बाइंग इस शेयर में देखने को मिल रही है और काफी इवेंट्स भी आगे लाइंड अप हैं। कंपनी ने रिसेंटली अपना एक प्लेटफॉर्म B2C और B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां काफी आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस स्टॉक में 1050 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए और इसीलिए वो ट्रेडिंग के लिहाज से जस्ट डायल में तेजी कर रहे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से एक राय लेनी चाहिए जस्ट डायल पर। यतिन जी और मैं अक्सर इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं। सुबह बात हो रही थी चंदन जी से भी। मानस जायसवाल साहब, आप कोई रणनीति सेट कीजिए। और अक्सर हम लोग इस स्टॉक को एक अतरंगी स्टॉक के नाम से जानते हैं। जब चलता है तो 10-12% का रिटर्न देके जाता है। और देखिए पिछले 9 दिनों में 3 दिन इसने बहुत बढ़िया कैंडल दी हरे रंग की। और आज आप वॉल्यूम देखें तो 1 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, यानी कि लगभग 930 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। बताइए क्या करना है जायसवाल साहब? देखिए, सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात यही है कि पिछले करीब 7-8 सेशन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं और ट्रेंड भी बहुत क्लियर दिखने लगा है। हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। एक पॉज देखा था गया था कल, आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पिछले हाईज 1045 के थे वो अब बहुत जल्द टेस्ट होंगे। तो 100 रुपए 125 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली खरीदारी करिए। अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो 880 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1045 के टारगेट सेट करने हैं। ये तो 1045 के लिए आप लक्ष्य साधिए और जस्ट डायल में पोजीशन लीजिए। ये पसंद आता है काउंटर्स सब HNIs को।
बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को। और अब यतिन जी आपको बताते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर डीलिंग रूम चेक्स में भी एडवाइस आती हुई दिख रही है ख़रीदारी की। भसीन साहब जुड़ चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वो एनालाइज करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा को। भसीन साहब, मैं थोड़े समय पहले अपने दर्शकों को बता रहा था कि 760, 770 और 780 पर आपने इस काउंटर को ख़रीदारी की राय दी थी, और अब देखिए आपके सामने प्राइस है लगभग 848 रुपये। बताइए यहाँ पे क्या करना है और अपने 2 कन्विक्शन ट्रेड्स शेयर कीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। आप पहली बात तो आपको मुबारक हो जी। आपको एक हफ्ते से बोल रहा था जून का सीरीज में टॉप प्लेयर होंगे रिलायंस और भारती। मैंने रिलायंस में 7% का मूव बहुत टाइम बाद देखा है। 130 रुपए रिलायंस में मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। तो देखिए, आपको ये भी बता दिया था कौन से विनर्स हैं कौन से लूजर्स हैं। अभी भारती में तो शुरुआत है। बाय द वे, इन पीपल विल बी सरप्राइज्ड, देयर विल बी अ रेट इंक्रीज इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। भारती, आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 575 कमिंग इन द सीरीज ऑफ जून। आपने सही फरमाया। मैंने आपको कहा था उस समय ऑटोज में हाथ डालिए 750, 60, 70 में महिंद्रा, क्योंकि नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। और ये आप लेके चल रहे हो लास्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर में, एक महीने में जो उतार चढ़ाव है, इसके बाद आप ग्रोथ देखिए। Companies like Bosch have already indicated that construction equipment and tractor sales have been extremely buoyant। और मुझे कोई दो राय नहीं कि रीओपनिंग जैसे होएगी ये सेक्टर सबसे अच्छा होएगा। इनफैक्ट मैंने बताया है, मदरसन सुमी सेइंग देयर ग्लोबल आउटलुक इज एक्सट्रीमली बुलिश। सो दिस इज द टाइम यू हैव टू बी इन द मार्केट। और इस कारण से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि महिंद्रा जो भी डिक्लाइन मिले, इट इज हेडेड टू 950 एंड 950 रुपीज इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको और अपडेट दे दूं, एयू बैंक 960 वाला 1015 हो गया। गुजरात कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर मैंने 3-4 बारी 820-25 थी, 870 का टारगेट हो गया। पीएफसी कल आपको 16-17 में कहा था, वो 123 हो गया। एलएनटी 1505 हो गया। और आपका रिलायंस आपके सामने है। इंडिया बुल बाय द वे एक्स डिविडेंड 229 बिक गया, मैंने 238 का बाय। अब 2 बायस हैं, एक सेल है। आज से हम हेज करके चलेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। फरमाइए भसीन साहब, इस वक्त तो स्टॉक आइडियाज की बहुत ज़रूरत है, बाजार में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है और आप माहिरी रखते हैं डिप को खरीदवाने में। अब बताइए कहाँ ध्यान है, कहाँ रुझान है और कहाँ निशाना साध रहे हैं आप? तो पहला पिक होएगा टाटा मोटर। अनक्वेश्चनेबली इसमें इस क्वार्टर का, इस महीने का थोड़ा सा वीकनेस आएगा, लेकिन 17, 17.5 में लीजिए। स्टॉप लॉस है 12 रुपए का। 330 से 333 का टारगेट। टाटा मोटर विल सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम इट्स यूरोप बिजनेस। और मैं जैसे कह रहा हूँ, रीओपनिंग इज हियर, तो आई थिंक दैट कमर्शियल व्हीकल्स विल सी अ वेरी वेरी बिग बूस्ट। दूसरा होएगा उसका 7 प्लेयर जो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड नाउ हैज द 3rd लार्जेस्ट मार्केट शेयर एंड अशोक लीलैंड is expanding rapidly in their bus sale. It's the 3rd largest bus maker in the world. तो अशोक लीलैंड लीजिए 24, 24.5 में 120 का स्टॉप लॉस है। 130, 132 से लेके 133 से लेके 135 का टारगेट। और सेल कीजिए वेदांता 270 पे, 270 से 71, 277 का स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट। मेटल्स पे आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी इनहेरेंट वीकनेस बिकॉज ऑल रैलीज आर बीइंग यूज्ड टू सेल। अच्छा भसीन साहब, ये 2 स्टॉक पिक्स हमने लॉन्ग साइड पर आपके नाम लिख दिए, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। अब एक बार बताइए, अगले हफ्ते से हमारा इलाका दिल्ली एनसीआर आपको धीरे धीरे खुलता हुआ दिखेगा। आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर बड़ी चर्चा करी, कंस्ट्रक्शन वापस आता हुआ दिखेगा। एक काउंटर दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट प्ले में बताइए। और ये बताइए, अब हमने एक लक्ष्य पार कर लिया निफ्टी पर 15,431। यहां से कहां जाता हुआ आपको दिखता है निफ्टी दिवाली तक? हाँ, तो देखिए दिवाली तक तो मैं कह नहीं सकता, 16, 16,500 हो जाए बाद। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, 2-3 तारीख तक यहाँ टॉप बन जाएगा। अगले 2 हफ्ते जो है आफ्टर द 2nd, 3rd ऑफ जून देयर कैन बी वेरी वेरी बिग वॉलेटिलिटी। तो ट्राई एंड बुक प्रॉफिट्स इन द नेक्स्ट वीक एंड रेज कैश, ओके, बिकॉज लाइक वी बीन बुलिश वी कैन ऑल्सो टेल यू व्हेन टू बुक प्रॉफिट्स एंड अगेन री एंटर एट लोअर लेवल्स। इफ यू डोंट नो हाउ टू शॉर्ट दिस मार्केट इज नॉट, बट द मार्केट इज गोइंग टू मेक अ बिग टॉप इन द नेक्स्ट 4-5 days
days, that is where you should be light. We will take this again when we see the second half of June, but I'm I'm sure that the market will be headed for a sharper than expected correction once we pass this in the next 3-4 days. So a little bit of caution before time, that you must protect your profits. तो ये थे भसीन साहब की कमेंट्री। अगर आप देखें तो आज और कुछ स्टॉक्स पे जो है वो फोकस कर रहे थे। इस बीच चंदन जी ने मुझे एक शैली मैसेज भेजा अभी और एक स्टॉक पूरे बाजार में अगर आप देखें जो सबसे ताबड़तोड़ तरीके से भाग रहा है और शुक्रवार का जुनून जिस पर सवार है वो आपके स्क्रीन पर अब आएगा और वो है मैकडॉवेल्स 614 डे हाई पर। और आप समझ लीजिए कि ये है आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। चंदन, आपकी पसंद आपके स्क्रीन पर मैकडॉवेल्स 615 डे हाई पर। इसकी 620 की कॉल लेके आइएगा। आई थिंक जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये जनवरी की बिगिनिंग शुरू कर रहा है चंदन, 620 की कॉल के लिए एक सेकेंड, ये ट्रेड कर रही है करीब 19 रुपए चुकाना क्या आपको कीमती लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं इसको चेस करना चाहिए? देखिए 3% में यदि मैकडॉवेल आ रही है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे महंगा नहीं है। और देखिए फ्राइडे को कुछ चले या नहीं चले, वीरू मैकडॉवेल तो चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस काउंटर में अच्छा स्ट्रेंथ है। आप 5 वीक का प्राइस बिहेवियर देखिए, इस काउंटर में 20% की रैली हो चुकी है। 500 के लेवल से हम 600 के लेवल को पार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जरूरी है और स्ट्रेंथ इस काउंटर में है। और ये स्ट्रेंथ कम से कम आपको 635 640 तक जाती हुई नजर आएगी। तो 620 की कॉल पे जरूर फोकस करना चाहिए। सेल जी का टोटका बिल्कुल काम किया है यहाँ पे। 19 रुपए 18 रुपए के आसपास ये ऑप्शन चल रही है। 14 रुपए के स्टॉप लॉस से लीजिए, 28 से 29 रुपए तक ये टारगेट यहाँ पे हासिल होंगे। चंदन जी, अभी तो मैंने चाय में 2 चम्मच चीनी घोली है। अगर मैं असली चीज़ खोल देता तो आप समझ लीजिए भसीन साहब का जो टारगेट है ना, आपको मंडे को ही आता हुआ दिख जाता। तो कभी कभी ये टोटके बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं और कम से कम फ्राइडे वाले दिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में आपको बहुत मज़ा आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक को पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और 2-3 इंटरेस्टिंग थीम्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और हम लोग चंदन जी से ही जुड़े रहेंगे। 3-4 स्टॉक्स जो इस हफ्ते आपको शानदार रिटर्न देके गए उन पर ज़रा ध्यान डाल लेते हैं। चंदन जी, सेंट्रल डिपॉजिटरी CDSL आपके सामने 956 पर है और रिकॉर्ड क्लोज मंथली, वीकली, डेली कुछ भी ले लीजिए। अब मुझे बताइए कि जून के महीने में क्या करना है सेंट्रल डिपॉजिटरी पर? बिल्कुल, CDSL आज हमारा टॉप पिक था। 10 के दमदार ट्रेड में हमने इससे बात की और सुबह हम फोकस कर रहे थे कि सी वर्ड पे हमारा आज के ट्रेड रहेंगे और उसमें से हमने CDSL, कोलपाल और कोफोर्स को सेलेक्ट किया। CDSL काफी अच्छा मोमेंट है और जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है, ब्रोकिंग कम्युनिटी में सब में मोमेंटम हो रहा है, तो CDSL तो मोनोपोली है और यहाँ पे मूवमेंट बनना है। इमीडिएटली पहले तो 1000 का लक्ष्य देखे यदि किसी को BTST करना है, बट फाइनली यदि जून की आप बात कर रहे हो तो 1150 तक के लेवल बनने चाहिए। काउंटर का स्ट्रक्चर इतना शानदार है, बड़ा मूवमेंट के बाद में 4-5 दिन रेस्ट करता है ताकि आके आप पोजीशन बनाए और फिर नई रैली स्टार्ट हो जाती है। तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर और इतने पॉजिटिव प्राइस रिटर्न इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी तेजी अभी भी अनफोल्ड होती हुई नजर आएगी। तो 1000 के लेवल के लिए आप यहाँ पे प्रतीक्षा करें। इमीडिएट बेसिस पे यदि आपको ट्रेड करना है तो आपको लगभग 930 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। CDSL 959 गजब रहा ये स्टॉक। अगर आप देखें तो मानना पड़ेगा इसके इस ड्रीम रन को। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में और स्टिल इट्स अ बाय। और क्यों भी ना हो, जिस दिन निफ्टी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पर है तो आप CDSL के ऑल टाइम हाई पे ना होने की बात कैसे नहीं कर सकते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। 3:11 और कविता जी, लेट्स बिगिन विद यू। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? ओके एक काम करते हैं। Am I audible? Yes, please go ahead. Yes, वरुण जी। तो पहले तो आपकी शायरी काफी अच्छी थी और मुझे आई एम क्वाइट चूजी ऑफ शायरी। रचना जी तो बहुत कनेक्टेड है टू द बॉलीवुड एंड इट वाज डेफिनेटली वेरी गुड ऑन मंडे एंड टुडे इटसेल्फ। एज रिगार्ड्स BTST इज कंसर्न, कैनरा बैंक इज लुकिंग गुड टू मी। बहुत अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है जो कि फर्दर बुलिशनेस दिखा रहा है कैनरा बैंक पर। 162.45 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे प्रोजेक्शन लग रहा है एज सच अगर पोजिशनली लेके जाएं तो काफी लंबे टारगेट्स आते हैं।
बट BTST की तरफ 165 166 का एक टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 158 का। तो कैनरा बैंक इज लुकिंग गुड। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, आपने बहुत ही बढ़िया स्टॉक पकड़ा है और आप समझिए कि आप इसमें हरा निशान देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक जो है शायद बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में है, लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ हाफ टाइम बुक चल रहा है। आपके सामने जो प्राइस 160 रुपये का आ रहा है वो सिर्फ अपने 50% डिस्काउंट पर चल रहा है बुक वैल्यू पर। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताना चाहता हूँ, कैनरा बैंक अगर आप देखें इसका ऑल टाइम हाई प्राइस जो है वो है लगभग 800 रुपये और फिलहाल आपके सामने 160 रुपये के आसपास चलता हुआ पोजिशनली और 1 या 2 दिन के लिए आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से वो चाय का जो टोटका है ना वो काम करता हुआ आपको दिख रहा है। HDFC बैंक को देख लीजिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आ गया है और प्राइस है 1502। आप इसको एनालाइज करना चाहेंगे? बिल्कुल शैल जी, अगर आप देखें वो टोटका काम करता हुआ। CDSL BSE दोनों डे हाई पर हैं। कैनरा बैंक का जिक्र हो गया और HDFC बैंक। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी को सिंकिंग जोन से अगर आप देखें तो HDFC बैंक ने उबार लिया। आपकी स्क्रीन पे NBFCs में अगर आप देखें तो एक स्टॉक और ऊपर आ गया है और वो है मन्नापुरम फाइनेंस। HDFC बैंक की इस क्लोजिंग का मतलब क्या है? 1502 की इस क्लोजिंग का मतलब ये है कि ये कल के हाई को बहुत डिसाइसिवली अगर आप देखें क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ। आपकी राय इस पर क्या होगी इस वक्त मानस? इसकी नेक्स्ट मंथ की जून की किसी कॉल पे फोकस करें या फिर फ्यूचर्स कैरी करें? ये शायद बहुत हद तक कमिटेड लग रहा है 1510 1520 के ऊपर ट्रेवल करने में। देखिए, HDFC बैंक की बात करिए तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ट्रेंड में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर ट्रेंड दिखते हैं, हाई टॉप हाई बॉटम लगातार देखने को मिल रहे हैं। करेक्शन देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया तो अब नया हाई तो बिल्कुल बनेगा। अगर हम रिसेंटली बात करें तो 1550 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1584 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो मेरे हिसाब से 1520 का अगर कॉल ऑप्शन है तो वहां पर आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। तो वीरेंद्र जी, जो बाज़ार के सूरमा हैं मेरे ख्याल से उन्होंने भी चाय वाय बनवा ली है और मीठी चाय पीने के बाद आप देखिए एक नई शक्ति आती है स्क्रीन पर और शरीर में भी बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे कुणाल रांधिया साहब से। कुणाल जी, आपके सामने आप ही का स्टॉक प्रस्तुत करूंगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। बहुत ही शानदार पोजिशनिंग है, जाते जाते आपको दिन का उच्चतम लेवल दिखा रहा है 160.35। इस पर रणनीति सेट कीजिए और ये बताइए एक शानदार ट्रेड मंडे के लिए। तो हमने जब शो की शुरुआत में बात की तभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन आया था और फ्लैग फॉर्मेशन 15 मिनट के चार्ट में ब्रेकआउट दे रहा है। सो यहाँ पे ही बाय कर करके चल सकते हैं और इनफैक्ट जो बॉटम अभी रिसेंट बनी है 158 की, हमारा जो प्रीवियस स्टॉप लॉस था उसे हम ट्रेल करके 158 पे कैरी कर देंगे और ये पोजीशन कैरी करेंगे। आई थिंक मंडे मॉर्निंग में पहला टारगेट इसका जो 165 का रखा था वो लाइकली हो जाएगा और जैसे आता है डेफिनेटली हम इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस ट्रेल करके 162 पे रखेंगे और इसका टारगेट 175 पे रखेंगे। बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है। अब आते हैं दूसरे काउंटर पे जो मुझे BTST में अच्छा लग रहा है। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है और वो है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। देखिए काउंटर एक ब्रॉडर साइडवेज सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रहा है। एवरी टाइम यही बॉटम बनाते हैं और यहीं से बाउंस आती है। सो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 91 का, काउंटर में 92.50 पे बाइंग की सलाह बनेगी और इसका पहला टारगेट रखेंगे 97 का। और अगर ये टारगेट आ जाता है तो हम डेफिनेटली इसमें भी पोजीशन कैरी करेंगे। आई थिंक 105 तक के लेवल इसमें ओपन हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो 2 डिप्स आपको बढ़िया तरीके से कुणाल रांधिया साहब खरीदवाते हुए दिख रहे हैं। 93 रुपये 5 पैसे पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा जिंदल स्टेनलेस। यहाँ पर 97-98 का टारगेट है और ये स्टॉक आपको करेक्ट करता हुआ दिख रहा है 102 रुपये से। तो ये डिप भी आप ख़रीदते हुए दिख रहे हैं। ये प्रश्न आपके लिए है वीरेंद्र जी। इंडसइंड बैंक मेरे ख्याल से आपको देखना पड़ेगा और वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह रचना जी की एक लॉन्ग कॉल थी और स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है उच्चतम लेवल पर 1022। हाईएस्ट लेवल आपको ये दिख रहा है मिड मार्च का। बताइए क्या करना है वीरेंद्र जी। इंडसइंड बैंक शैल जी, एक तो यह है कि बैंकों में आजकल 3 से 3:30 के बीच में कुछ हो तो रहा है। कल भी अगर आप देखें हुआ और अब इस वक्त आप देखें इंडसइंड बैंक RBL
डे हाई पर है। इंडसइंड बैंक, चंदन, हमने कल भी डिस्कशन किया था और इनफैक्ट आज भी करना चाहूँगा। इंडसइंड बैंक में इस फ्लैग का प्रोजेक्शन क्या बनता है? 1060, 1050 ऑन द हायर साइड। इसकी 1040 की कॉल ऑप्शन स्क्रीन पे रखिएगा। आपका टेक इस ऑप्शन पे क्या होगा, क्योंकि इसमें एक फ्लैग बहुत डेफिनेटली विजिबल है। देखिए बाजार में बाहुबली स्टॉक्स वापस चल रहे हैं। एक तरफ रिलायंस चल रहा है तो फिर एचडीएफसी बैंक पीछे नहीं रहना चाहता और उसके साथ इंडसइंड बैंक भी चल रहा है। सबसे पहले लेवल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से 1000 का सपोर्ट है 1060 तक के अपसाइड के लिए। काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1040 की कॉल देखें तो आज प्रीमियम बढ़ा नहीं है कंपेरेटिवली, तो करंट लेवल पे ये ऑप्शन ले 38 के आसपास चल रही है। आपको लगभग यहाँ पे 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ऊपर में 50 से 52 रुपए के टारगेट के लिए। हाँ वीरेंद्र जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको एक कप चाय और पी के दिखाऊं और आप देखिए कम से कम आप 15,500 का लेवल देख लेंगे बचे हुए 12 मिनट में। आपके बंधन बैंक और आरबीएल बैंक भी चल पड़े हैं। मैं बता रहा हूं ये टोटका बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। लोगों को अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपके सामने बंधन बैंक दिन का उच्चतम लेवल 304.95 और आप हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं इंडसइंड बैंक में। मेरे ख्याल से यही क्षति आपको आती हुई दिखेगी आरबीएल बैंक में। बढ़िया मूव आता हुआ। जी हाँ शैल जी, आरबीएल में हमने कल कॉल ली थी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने 10 रुपये 65 पैसे पे इसकी 215 की डायरेक्टर सब स्क्रीन पे वो रखिएगा। लेकिन इस बीच अगर आप देखें अर्निंग्स अपडेट आपकी स्क्रीन पे दीपक फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे मुनाफा अगर आप देखें करीब 22.5 करोड़ से बढ़कर करीब 113, यानी अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है। लेट्स ब्रिंग दीपक फर्टिलाइजर्स आपकी स्क्रीन पे 305 पे। यस, अर्निंग्स का कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। अब ये स्टॉक आप समझ लीजिए कि अपने मई 2018 के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल पे आए। देखिए अगर आप देखिए करीब 1293 करोड़ से बढ़कर 1575 करोड़ रुपए। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही फ्रंट पर आप देखें तो ये बहुत ही शानदार नतीजे हैं, जिसे कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग नतीजे। आज का लो था एग्जैक्टली अगर आप देखिए 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और अभी डे हाई पे फ्लो करता हुआ इन अर्निंग सपोर्ट के साथ अगर डे हाई पे क्लोज होता है तो पॉसिबली अगला जोन क्या खुलता है। मानस, कॉन्फिडेंस इस चार्ट में है, इसमें कोई दुराय नहीं है और अर्निंग्स का सपोर्ट मिलता हुआ अगर कोई होल्ड कर रहा है या फिर फ्रेश बाय करना चाहता है तो आपका प्रोस्पेक्टिव क्या होगा और इन अर्निंग्स के बाद और टारगेट्स क्या होंगे हायर लेवल्स पे? देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए जो आपकी पोजीशन है उसमें बने रहे। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 285 कर लें और अगर आपको फ्रेश पोजीशन भी बनानी है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसलिए आप खरीदारी अभी करिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस तो वही 285 284 का रखना पड़ेगा, लेकिन आप टारगेट यहां से करीब 335 और 340 के भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल आपके सामने दीपक फर्टिलाइज़र पर बहुत ही बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। पिछले 7-8 दिनों से ये साइडवेज टू वीक चल रहा था और अगर आप ये लेवल देखें तो आप देखेंगे कि अब जून 2018 का हाईएस्ट लेवल आपके सामने दीपक फर्टिलाइजर्स के बाद आता हुआ दिखा है। अक्सर ये जो आप गेम चेंजिंग नतीजे देखते हैं उसके बाद बढ़िया मूवमेंट आपको लगातार 3 या 4 दिन दीपक फर्टिलाइज़र में आता हुआ दिखता है। ऑल टाइम हाई आप देखिए यहाँ पर है लगभग 481, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है और 2-3 फेरबदल जो इस सेक्टर में होते हुए दिखे हैं कि आउटस्टैंडिंग जो सरकार की तरफ से थी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को, वहाँ पर अब कोई डिले नहीं है, टाइम पर पेमेंट आपको होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ही प्लस है जो आप फिलहाल देख रहे हैं नतीजों पर भी और टेक्निकली भी होता हुआ दीपक फर्टिलाइजर्स पर। चलिए समय चालू है और 3:21 हो चुके हैं। BTST ट्रेड्स का सिलसिला चल रहा है। जुड़ते हैं अब प्रकाश गाबा साहब से, वो आपको एक बढ़िया BTST ट्रेड देंगे मंडे के लिए। गाबा साहब, वैसा ही चार्ट स्ट्रक्चर पिछले हफ्ते भी था पंजाब नेशनल बैंक में, उसके बाद 7 दिन का अप मिला। एग्जैक्टली वही चार्ट स्ट्रक्चर, वही सेटअप वो कल आया था, वो था कोटक महिंद्रा बैंक में। अब ये स्टार्ट यहां से ट्रेंड अपमूव शुरू हुआ है। मुझे लगता है 2-4 दिन ऊपर जाना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत ही बढ़िया बेस बना, इस पे जब भी कोई डिप्स मिलती है बाइंग का मौका रहेगा। टारगेट मेरे हैं 1850, ये एक प्योरली टेक्निकल ट्रेडिंग टारगेट है, लेकिन इससे भी ज्यादा अपमूव दिखेगा आते दिनों में। स्टॉप होगा 1780 कोटक महिंद्रा बैंक
बहुत बढ़िया बेस है। चलिए, तो दो बैंक्स, एक पीएनबी और एक कोटक महिंद्रा बैंक पर लॉन्ग साइड पर आपको गाबा साहब बीटीएसटी की राय दे रहे हैं। डायरेक्टर साहब हमारे साथ नीतीश जी कनेक्टेड है, एनके सिंह साहब, उनसे जुड़ेंगे, उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं क्या मूड माहौल है बाजार का बिहार की तरफ से, और एक बढ़िया ट्रेड वो आपको देते हुए दिखेंगे। अरे मेरे ख्याल से उनसे संपर्क विच्छेद हो गया है, लेकिन आपके सामने एक मैं ट्रेड पेश कर देता हूं। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा का लंबी अवधि का चार्ट, और यहाँ पर आपको एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिखी है असित बरन जी की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा का 860 रुपये का कॉल लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। हफ्ते और यूँ समझिए जून की एक्सपायरी का पहला दिन है, तो आपको ये कॉल भी सस्ती दिख रही है। उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर आप इसकी ख़रीदारी कीजिए, 27 रुपये की मेरे ख्याल से कॉल है और 860 रुपये की महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉल, और इसकी ख़रीदारी आप फ़िलहाल कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 24 का, और आपको लक्ष्य आता हुआ दिखेगा 35 रुपये का। यहाँ भी ध्यान दीजिए, अच्छे नतीजे बाज़ार में आए हैं और मोमेंटम आपको चेस करते हुए दिखेंगे असित बरन जी। अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखें तो आप देखिए जब नतीजे आए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के, तब ये स्टॉक प्राइस आपको दिखा था लगभग 820 रुपये के आसपास, और ये बंद हो रहा है 848। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मुनाफा वसूली होती है नतीजों के बाद, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पोजिशनिंग उल्टी है, लोग खरीद के जा रहे हैं काउंटर क्योंकि नतीजे अनुमान से बेहतर थे, और ये ऑप्शन ट्रेड आपको होता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी हाँ, चलिए शैल जी, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक HDFC बैंक बहुत प्रॉमिसिंग सिचुएशन में जा रहा है और मंडे के लिए, और इस दौर के हाई पर है। और एक बंधन बैंक आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ये भी अच्छा ट्रेड करता हुआ। बैंकिंग ने अगर आप देखें आखिरी के आधे घंटे में जो पुश जनरेट किया वो वाकई अगर आप देखें काफ़ी कमांडेबल था। और साथ ही साथ अगर आप देखें गोदरेज एग्रोवेट, ये का स्टॉक जिसमें अच्छा खासा मूव आता हुआ, और दीपक फर्टिलाइजर सब अपनी अर्निंग सपोर्ट के बाद 312-313 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। राजेश अग्रवाल जी, और आप बहुत संक्षेप में रखिएगा, 1 मिनट में, आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करना चाहेंगे? तो कैरी करना चाहूंगा, एक ग्रासिम का रहेगा जिसमें न केवल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है बल्कि उनकी जो सब्सिडियरी कंपनीज है अल्ट्राटेक और ABCL वगैरह सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब चूंकि संक्षेप में है इसलिए मैं कहूंगा कि 1600 के टारगेट के साथ ग्रासिम में खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक BSE लिमिटेड का रहेगा। थोड़ी देर पहले आप लोग CDSL की बात कर रहे थे, तो अगर 20% की होल्डिंग जो CDSL में है उसकी 2000 करोड़ की वैल्यू है, इंटरनेशनल एक्सचेंज अच्छा काम कर रहा है, डेट फ्री कंपनी है, 500 करोड़ रुपया बैंक में पड़े हैं, और जैसे ही NSE का IPO आएगा मुझे लगता है इसकी री रेटिंग हो जाएगी, और 4000 करोड़ का कुल मार्केट कैप है इसका। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा अपसाइड हो सकता है, बट फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए 50-60 रुपए की मूव हम अगले हफ्ते एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मानस जी, आपका ट्रेड क्या होगा मंडे मॉर्निंग? देखिए, अदानी पोर्ट आएगा, अदानी पोर्ट में रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, तो अभी खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 764 के रहेंगे और टारगेट 815 रुपए के रहेंगे। चंदन जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल, देखिए मंडे को यूएस मार्केट क्लोज है, मेमोरियल डे भी है। मैं इंश्योरेंस की तरफ फोकस होकर हेज होना चाहूंगा। ICICI प्रू खरीदे, 535 का स्टॉप लॉस, 560-65 के टारगेट। अब आप मेरे ख्याल से NK सिंह साहब का एक कॉल रह गया है, हम लोग कोशिश करेंगे उन्हें जोड़ने की, लेकिन तब तक आप देखिए बढ़िया आपके सामने ट्रेड्स आते हुए दिखेंगे और ज़्यादातर बाय पोजीशंस हैं, तो आप यहाँ पर ख़रीदारी करके चल सकते हैं मंडे के लिए। और चर्चा करी यहाँ पर अग्रवाल साहब ने CDSL की, और देखिए 985 रुपये आपको एक फ्रेश हाई लगता हुआ दिखा, और कमाल की बात यह है 1 करोड़ 60 लाख, 74 लाख, 97 लाख, 37 लाख के आप अलग अलग ब्लॉक डील्स
यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं, तो मंडे को ये काउंटर और फटता हुआ दिख सकता है। चलिए अब समापन समारोह शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार दिन आपके सामने रहा है, ऐतिहासिक पल। निफ्टी एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई और इंट्राडे हाई पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। सुबह सुबह शानदार आपने रैली देखी और आज इस रैली का जनक था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिलहाल निफ्टी आपके सामने 15,492 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सेटलिंग ट्रेड्स शुरू हैं, 114 अंक की तेज़ी। डायरेक्टर साहब लेके आइए, किस तरीके से यहाँ पर आपने तेज़ी देखी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, निफ्टी के गेनर्स, ग्रासिम और अदानी पोर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। बढ़िया मूव आपको यहाँ पर इन चारों काउंटर्स पर आता हुआ दिख रहा है। ये सारे ट्रेड्स हैं जो आपने लॉन्ग साइड पर भी लिए हैं। ग्रासिम पर आपको लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है। हमारे मित्र असित बरन जी की तरफ से सेकंड बेस्ट गेनर आपको निफ्टी में दिखेगा, 1476 रुपये के आसपास बंद होता हुआ। रिलायंस अपनी इनिंग्स समाप्त कर रहा है 2110 के आसपास। अदानी पोर्ट्स में आप देख रहे हैं 782 का प्राइस। जाते जाते मानस जायसवाल साहब ये मोमेंटम आपको खरीदवाते हुए दिख रहे हैं। M&M पर ऑप्शंस के ज़रिए लॉन्ग कॉल आती हुई 860 का कॉल, अब 852 रुपये के आसपास ये काउंटर बंद होता हुआ। कौन कौन से शेयर्स हैं निफ्टी में जहां पर आपने गिरावट देखी? सन फार्मा, बाजार को नतीजे पसंद नहीं आए, दिन का लोएस्ट लेवल 4.5% नीचे ये काउंटर आपको बंद होता हुआ दिखेगा 673 पर। श्री सीमेंट वीक 2% नीचे 27,673 के आसपास बंद हुआ दिख रहा है। अल्ट्राटेक में वीकनेस, ये आपके सामने 1.25% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज 1.3% नीचे आपको बंद होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अगर आप F&O स्पेस में देखें तो जहां पर आपने सबसे ज़्यादा बिकवाली आती हुई देखी है वो है टाटा मोटर्स, माफ़ कीजिए TVS मोटर्स 5% नीचे 620। ध्यान दीजिए ये कई हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट का जून का सितारा है, तो हर डिप आपको यहाँ पर ख़रीदनी चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम पर अपना ध्यान और रुझान दीजिए, 2.5% नीचे ये बंद होता हुआ दिख रहा है 7250। महानगर गैस में आप नतीजों के बाद बिकवाली देख रहे हैं 2.5% नीचे 1185। और यूनाइटेड ब्रूरीज, यहाँ पर आज यतिन जी ने एक बहुत ख़ास खबर चलाई थी कि जो स्टेक्स आपको विजय माल्या साहब के ट्रांसफ़र होते हुए दिखे हैं ईडी के थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, वहाँ पर ब्लॉक डील के ज़रिए बिकवाली आती हुई दिख सकती है। बाजार में शानदार क्लोज आपके सामने 15,454 के आसपास निफ्टी ने आज इस हफ्ते को समाप्त किया है। फ्रेश रिकॉर्ड हाई, और फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है जून की मंथली एक्सपायरी के पहले दिन। वीरेंद्र जी ये 8-10 काउंटर्स मैंने पकड़े हैं, बताइए आप कहाँ मिड कैप्स में तेजी पकड़ रहे हैं? जय शैल जी, एक तो अगर आप देखें तो BSE CDSL आई थिंक बाजार की इन तेजी का रिकॉर्ड क्लोजिंग अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पे रहेगा। IT ने आज कल के यानी अगर आप देखें एक्सपायरी देखे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आके रेस्ट लिया, लेकिन मंडे मॉर्निंग के लिए शैल जी यकीन मानिए इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक सारे के सारे अगर आप देखें शायद एक अच्छा मूव ले सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और 35,141 के ऊपर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी आज सस्टेन रहा, क्लोज हुआ, यानी इस दौर की नई हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मानस इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर आपने राय रखी। कविता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रकाश गाबा सर, राजेश सतपुते जी, प्रकाश गाबा सर और कुणाल रामविया जी, NK सिंह साहब आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और राजेश अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर राय रखी आप लोगों ने। एक स्मार्ट क्लोज, अच्छा क्लोज, ऑल टाइम हाई पर निफ्टी का क्लोज, और बैंक निफ्टी का देखें तो अपने उस जादुई आंकड़े से अब महज 2000 पॉइंट लगभग अगर आप देखें तो करीब 2000 पॉइंट 2,2500 पॉइंट आगे बाकी रह गए हैं। लेकिन आज की इस क्लोजिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। एक काम करते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। आज शुक्रवार है तो मैं और शैल जी अभी कुछ देर और रहेंगे आपके साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक, छोटे ब्रेक के बाद देखेंगे कि आज सीधा सौदा की टीम में आशीष और नीरज जी की टीम में थे कौन से कॉम्बिनेशंस और उनकी रिटर्न्स कैसी रही, किन किन स्टॉक्स ने डिलीवर किया। उसके बाद छोटे से एक और ब्रेक में जाएंगे और फिर बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते जो गेम शो था उनमें 3 खिलाड़ियों में से विजेता कौन रहा, उनकी रिटर्न्स कैसी थी, किन स्टॉक्स ने उनको काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया और अगले हफ्ते उनकी अप्रोच क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा।
ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और सप्ताह अंत के अगर आप देखें तो आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं कमाई का अड्डा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि खिलाड़ी नंबर 1 के इस हफ्ते के विनर कौन है। NK सिंह, हिमांशु गुप्ता और आशीष ख्याल। अगर आप देखें इन तीनों खिलाड़ियों ने इस हफ्ते याद रखिएगा इस गेम शो को खुला था। और रिटर्न्स देखिए आप, नितेश जी का अगर आप देखें इस हफ्ते का स्विंग है 75% का, आउटस्टैंडिंग। कहाँ से आया ये रिटर्न, ये स्विंग, जरा एक बार लेके आते हैं इनकी कॉल्स, फिर बात करेंगे। स्मॉल कैप में अगर आप देखें काफ़ी हद तक कमिटेड थे ये इंडियन ह्यूम पाइप्स, लगभग 7.5%। शीशा शाही प्रेपर अगर आप देखें 8%। शंकरा करीब 8.5%। पिट्टी इंजीनियरिंग लगभग 12%। और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स यहाँ पे करीब 16% का अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने स्विंग निकाला। और इसी के सहारे अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब 75% के आउटस्टैंडिंग। नीतीश जी अभी भी आप अगर आप देखें ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के जोन में अगर आप देखें इंडिसेस क्लोज हुए हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप में कितना मूव देखते हैं? पहले आपको शुभकामनाएं इस रिटर्न्स के लिए और इस गेम शो को इस हफ्ते जीतने के लिए। मिड कैप्स में अभी और कितना दमखम दिखाई दे रहा है और स्मॉल कैप में स्पेशली जिस वर्टिकल को आप काफ़ी चेज करते हैं? अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रैली अभी थोड़ा कंटिन्यू रहने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से फॉर्मेशन बना है इंडेक्सेस की, तो इस तरह से ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है इसको भी अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि एक रूल है कि जब भी कभी लार्ज कैप रन करता है तो उसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी रन करता है। और जब ट्रेंड एंड होना होता है तो लार्ज कैप कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा और फिर मिड कैप और स्मॉल कैप चलेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि लार्ज कैप तो चल रहा है और उससे काफी स्पीड में मिड कैप है। इसका मतलब कि ट्रेंड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी काफी स्पीड से चलेगी और आने वाले वक्त में काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में। नेक्स्ट वीक पॉसिबली सिंह साहब आप क्या चीज़ करना चाहेंगे जहां पे आपको दमखम नजर आ रहा है? और आई मीन जैसे अगर आप देखें इस हफ्ते के जो आपके स्टॉक्स थे उसमें मीडिया स्टॉक्स भी थे, इंजीनियरिंग स्टॉक्स भी थे अगर आप देखें, और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स भी थे, पाइप स्टॉक्स भी थे। नेक्स्ट वीक पॉसिबली आपको क्या ऐसा लग रहा है जो स्ट्रेंथ दिखा सकता है, मोमेंटम दिखा सकता है इस बात के मद्देनजर कि इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे हैं? नेक्स्ट वीक के लिए मैं SIS के स्टॉक को देखना चाहूंगा। काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा फॉर्मेशन है और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक के लिए भी और आने वाले मंथ के लिए भी काफी अच्छे स्टॉक है। जिस तरह से फॉर्मेशन बनाकर कंसोलिडेट होकर आगे बढ़ रहा है, ये आने वाले वक्त में काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। चलिए तो अगर आप देखें इस स्टॉक फ्रंटलाइन में ओके आई गॉट योर पॉइंट। नितेश फ्रंटलाइन में आपको मैं अगर देखूं आई मीन चाहे जो रिलायंस थे बहुत कमांडिंग पोजीशन पर अगर आप देखें, क्लोजिंग भी है, बैंक्स अच्छा करते हुए, और ऑटो में अगर आप देखें अच्छा स्विंग नजर आ रहा है। आयशर मोटर्स ने अगर आप देखें आज काफ़ी अच्छी खासी पारी खेली। लार्ज कैप में कहाँ फोकस कर रहे हैं आप और क्लाइंट्स के साथ क्या व्यू शेयर किए हैं? लार्ज कैप में मैं HDFC को फोकस करना चाहूंगा। काफी अच्छी कंपनी है और ये लीड करेगा, काफी दिन से जोन में चल रहा है। तो आने वाले वक्त में एक बार इसकी क्लोजिंग 2591 के ऊपर हो जाती है डे क्लोजिंग, तो फिर ये काफी स्पीड में आगे बढ़ेगी। और इसमें अगर किसी को ट्रेड करना हो तो छोटा ऐसे 2400 का लगा के इसको ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसे आसानी से ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो HDFC को लिया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। और जिस तरह से उसकी पैटर्न बन रही है, CNH पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है डे चार्ट पे, तो आने वाले वक्त में मैं इस पे CNH पैटर्न भी हम लोग देख सकते हैं और उसके बनने के बाद इसमें और तेजी की संभावना बनी रहेगी। और एवरग्रीन स्टॉक है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल में टेक्निकल भी काफी अच्छा है और अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, बहुत जल्दी इसमें मूव आने की संभावना है। ओके तो चलिए ये लार्ज कैप में आपका व्यू था। ये निफ्टी पर क्या कर रहे हैं आप नेक्स्ट वीक और कैसे हेज करेंगे अपनी पोजीशंस को? अगर आप मिड कैप में लॉन्ग काफ़ी कमिटेड हैं या फिर स्मॉल कैप में काफ़ी लॉन्ग कमिटेड है तो नितेश? अगर अब यहाँ पे सवाल है पोर्टफोलियो की कि अगर मेरे पास मिड कैप या स्मॉल कैप की पोर्टफोलियो है तो हम हेज कैसे करेंगे? इसके लिए बड़ा ही सिंपल है कि जितनी मेरी पोर्टफोलियो साइज है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम निफ्टी को शॉर्ट करके और
नीचे की कोई भी सी होगी जिसकी वैल्यू 70-80% के आसपास हो, उसको हम लॉक कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, जिससे क्या होगा कि कितनी बड़ी गिरावट आएगी तो निफ्टी उसके लिए रेडी रहेगा। और चूंकि ऑप्शन की बिहेवियर चेंज हो जाती है जब वो आईटीएम से एटीएम बनता है और एटीएम से ओटीएम बनता है, तो इसका हमें काफी फायदा मिलेगा। और काफी बड़ी अगर गिरावट आती भी है 1000 पॉइंट की तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास भी है, जैसा कि मैंने कहा है 15,500 के ऊपर जब निफ्टी क्लोज करेगी तो काफी तेजी से ऊपर जाएगी, लेकिन अभी वो 15,500 के पास रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जिन्हें भी अपने पोर्टफोलियो को अगर हेज करना हो और लग रहा हो कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो इस प्रकार से इसमें अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं और काफी सिंपल हेजिंग है। ओके, चलिए नितेश बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, एक व्यू आपका ये भी, अगर आप देखें आप निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट मिड कैप लॉन्ग, दैट मीन्स आपको लग रहा है कि मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, निफ्टी उतना परफॉर्म नहीं करेगा जितना मिड कैप्स परफॉर्म करेंगे। भैया नितेश बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस गेम शो को इस हफ्ते खेला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। और एक बार ज़रा क्लोजिंग को समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छी क्लोजिंग याद रखिएगा, निफ्टी बैंक इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ है और साथ ही साथ निफ्टी 15,435, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर निफ्टी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आज दो स्टॉक्स ने अंतिम पड़ाव तक आते आते सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है लार्ज कैप्स के लिए। एक है रिलायंस का आज का वॉल्यूम, यकीन मानिए कि वॉल्यूम इस साल का यानी CY21 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था रिलायंस का। एक बात याद रखिएगा, विद स्ट्रॉन्ग कोएलिशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ जून। उसके बाद HDFC बैंक एक स्टॉक ये भी था जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे के गया है और करीब 1503 के स्तर पर अगर आप देखें तो ये क्लोज हुआ है। और याद रखिएगा वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसकी कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस की एक्टिविटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड के संकेत दे रही है। एक बार आप लेके आइए निफ्टी को चढ़ाने वाले आज जो स्टॉक्स थे या फिर मोमेंटम देने वाले, वो थे ग्रासिम, SBI, साथ ही साथ अगर आप देखिए आयशर मोटर्स, IOC। बैकफुट पे रहे NTPC, सन फार्मा, HUL, भारती एयरटेल। मिड कैप्स में जिन्होंने अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियल मूव दिया इस हफ्ते, उसमें आप देखिए लक्स इंडस्ट्रीज, BSC पे बात भी काफ़ी हुई थी, तो आपके जहन में अगर आप देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। बिरला सॉफ्ट, IT, मिड कैप IT में, और रेडिंगटन, ये स्टॉक लगभग 20% चढ़ के बंद हुआ है। इन स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा। और मिड कैप में जो कि बैकफुट पे रहे, जो बैकफुट पे रहे मिड कैप में, इस क्रम में सबसे ऊपर था फाइन ऑर्गेनिक्स। प्लीज थिंक अबाउट अ रीजनेबल स्टॉप लॉसेज अबाउट ऑन दीज स्टॉक्स। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस जरूर निकाल लीजिएगा अपना। KRBL, खुशीराम बिहारी लाल। इंडिया सीमेंट्स एक बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद, अर्निंग्स के बाद जो आया था, उसके बाद बैकफुट पे था। और वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो इस हफ्ते थोड़ा सा बैकफुट पे था। तो ये थोड़ा सा मैंने समराइज कर दिया, लेकिन आज यकीन मानिए रिलायंस के वॉल्यूम्स और रिलायंस का ये बिहेवियर सरप्राइजिंग था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। अगेन विद डिस्क्लोजर कि आप जो चैनल और देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी मंडे मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग कॉल में आशीष और नीरज जी के साथ, और उसके बाद शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की 8 बजे शैल जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।